हेलो बच्चों, क्या हाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, इट्स विकी। हाय विकी। हेलो विशाल पाल। हेलो अरशद खान। अरशद खान हेलो, गुड इवनिंग। और बताओ, बढ़िया। तो बेटा आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स हम लोग ने 1 महीना पढ़ी, जम के रे ऑप्टिक्स पढ़ी, इन डिटेल पढ़ी। आज हम लोग लेने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थियोरेटिकल सा लगेगा इसके अंदर जहाँ पे आपका डिफ्रैक्शन का पार्ट आएगा और जहाँ पे आपका इंटरफेरेंस आएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज बहुत थ्योरी है इसके अंदर, पूरी हाइजेंस थ्योरी आपको पढ़नी है, फिर हाइजेंस थ्योरी से प्रूफ पढ़ने होते हैं रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के, फिर YDSE में भी काफ़ी कुछ थ्योरी है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में काफ़ी कुछ वेव्स का पढ़ना होगा। तो अगर आपसे हो सके तो एक बार 11th का वेव्स रिवाइज कर लेना, अदरवाइज मैं तो कराऊंगा ही। हो सके तो 11th का एक बार वेव 11th की रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि हम लोग को वेव पढ़ना है ना। वेव ऑप्टिक्स में लाइट का कौन सा नेचर होगा? वेव नेचर होगा। रे ऑप्टिक्स में लाइट का कौन सा नेचर था? कोई नेचर नहीं था, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में मत कहना पार्टिकल नेचर था, ठीक है। रे ऑप्टिक्स लाइट के किसी नेचर पे नहीं है, लाइट के ऊपर लगने वाले कुछ सेट ऑफ रूल्स को समझाती है, मैथ समझाती है लाइट की, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स क्या बताता है कि लाइट का वेव नेचर है, ठीक है। लाइट का पार्टिकल नेचर तो आप आगे पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो रे ऑप्टिक्स किसी पर्टिकुलर नेचर पे नहीं होती, वेव ऑप्टिक्स होती है किस पे? वेव नेचर पे है। तो यदि आपसे हो सके तो एक काम करिएगा कि वेव ऑप्टिक्स 11 का पढ़ लीजिएगा, है ना, वेव पढ़ लीजिएगा, सॉरी, मैकेनिकल वेव्स क्लास 11 की। राम राम। और बताओ, स्टार्ट करें, शुरू किया जाए। एक बच्चा कह रहा है मैं आपका फ़ैन, और बेटा मैं AC। वैसे देखो मैं फ़ैन अब वैसे भी ज़रूरत नहीं है, ठंडी हो गई है। आप मेरे को फ़ैन की नहीं, मेरे को ब्लैंकेट की ज़रूरत है तो ठीक है, मैं आपका हीटर ये बोलो। तो शुरू किया जाए भाई साहब वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे वेव ऑप्टिक्स को 10 से 11 लेक्चर्स के अंदर समेटने की, कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स को, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? आज पूरा इंट्रोडक्शन होगा हाइजेंस वेव थ्योरी से, हाइजेंस वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के प्रूफ पढ़ने हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, चाहे वो बोर्ड के लिए ले लो और कॉम्पिटिशन के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट वेव ऑप्टिक्स से जहाँ से सवाल आपके जेई में आने हैं, नीट में आने हैं, वो इंटरफेरेंस ही है, वहीं से सवाल भरे रहते हैं। उसके बाद डिफ्रैक्शन पढ़ना है, कहने को डिफ्रैक्शन एक नया टॉपिक बोल देते हैं, पर वो इंटरफेरेंस का ही एक एग्जाम्पल होता है, तो हमें डिफ्रैक्शन पढ़ना होगा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पोलराइजेशन पढ़ना होगा। तो शुरू करें वेव ऑप्टिक्स की सीरीज, बहुत आसान होने वाली है, बहुत ही स्मूथ होने वाली है, बिल्कुल टेंशन न लें। आज के लेक्चर में कोई डीपीपी नहीं, पूरा थ्योरी है, तो एकदम आराम से बैठ के इस शो को एंजॉय करें। शुरू करते हैं, 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the Super Lakshya batch for class 12 boards, JEE Mains and NEET। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो वेव ऑप्टिक्स की जनरल जानकारी मैंने अभी आपको थोड़ी बहुत दे दी कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या होगा, लाइट का वेव नेचर देखेंगे, और रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट का कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं था, कुछ सिर्फ सेट ऑफ रूल्स थे जो लाइट पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस वेव थ्योरी और हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा फिजिक्स वाला, और ये है आपका खूबसूरत सा बैच लक्ष्य। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का ये क्लास, आ जाइए। हाइजेंस वेव थ्योरी, या उसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, वेव फ्रंट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। शुरू करते हैं ये। तो बेटा इससे पहले कि हाइजेंस की वेव थ्योरी आई, सबसे पहले लाइट की जो सबसे फेमस थ्योरी है वो किसकी है? उसी इंसान की जिसने फिजिक्स की हर फील्ड में अपनी थ्योरी दे रखी है, सर आइजैक न्यूटन की। तो लाइट के ऊपर अगर सबसे पुरानी थ्योरी में से हम लोग कोई थ्योरी खोजे तो सन 1675 में, 17th सेंचुरी में, है ना,
17वीं सेंचुरी में। उस जमाने में आप सोच भी नहीं सकते लाइट के बारे में। इस बंदे ने लाइट के ऊपर पूरी एक थ्योरी प्रपोज कर डाली थी, ठीक है। कोशिश तो इन्होंने बहुत की थी कि आगे आने वाले बच्चों की जीवन की वाट लग जाए, बट थैंकफुली बच्चों के लिए और इवन साइंस के लिए भी ये थ्योरी आगे रिजेक्ट हो गई। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बेसिकली लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में है, ना कि वेव नेचर के बारे में। कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ना, इंट्रोडक्शन है, तुमको बताते हैं कि क्या खेल हुआ, कहां से वेव थ्योरी आई। क्या था, इस समय लोग मान रहे थे कि लाइट का कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। क्यों? क्योंकि किसने कहा था भाई, उस टाइम के जीओपी गॉड ऑफ फिजिक्स थे, है ना, कौन, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने बोला कि लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल है, ठीक है। उसके बाद पता चला लाइट वेव है। आज के समय में हमें क्या पता है, लाइट क्या है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, है ना, दोनों ही नेचर एग्जिबिट करती है। तो इन्होंने बोला लाइट पार्टिकल है, ठीक है। बट इनकी जो पार्टिकल थ्योरी है वो भी गलती है। इसके बाद जो पार्टिकल थ्योरी आई वो ज्यादा सही प्रूव हुई, जिसको किसने दिया था, आइंस्टीन ने, जिसका पूरा प्रूफ दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो ज्यादा सही साबित हुई, है ना। मैक्स प्लैंक ने जिसमें पूरी थ्योरी लिखी है, जिसमें फोटोन के बारे में बात की गई है, वो पार्टिकल थ्योरी सही है। बात समझो, लाइट के ऊपर दो नेचर के ऊपर आर्ग्यूमेंट चल ही रहा है ना, सदियों से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। अब तो एक्सेप्ट कर लिया गया कि डुअल नेचर है लाइट के पास। लाइट के पास क्या, सारे पार्टिकल के पास डुअल नेचर है, आज माना जाता है। तो उस टाइम पे यार ये बहस मतलब आने लगी कि लाइट का पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। तो तब लोग मानते थे कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, पर पार्टिकल नेचर में भी ये थ्योरी गलत थी। और ये कौन सी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन जी ये मानते थे कि जो लाइट है वो कॉर्पस्क्यूल से बनी है। किससे बनी है, कॉर्पस्क्यूल से बनी है। किससे, कॉर्पस्क्यूल। आप कहोगे कॉर्पस्क्यूल क्या है, इन्होंने लाइट के पार्टिकल का नाम दिया कॉर्पस्क्यूल। जैसे आज की डेट में हम लोग लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो न्यूटन ने उनको बोला कॉर्पस्क्यूल है। अब आप कहोगे कॉर्पस्क्यूल क्या है, इन्होंने कहा कि इलास्टिक, एकदम परफेक्टली इलास्टिक, रिजिड, परफेक्टली रिजिड, बट मासलेस पार्टिकल, बट मासलेस पार्टिकल है कॉर्पस्क्यूल। लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्क्यूल, परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक, बट मासलेस पार्टिकल। आप कहोगे सर अगर ऐसे पार्टिकल हैं तो वो हमको दिखते क्यों नहीं हैं, उसको हम फील क्यों नहीं कर सकते। तो न्यूटन ने अपनी थ्योरी में इस बात को बचा लिया। उन्होंने बोला भैया ये अनटचेबल हैं, ये अनडिटेक्टेबल हैं। क्या है, अनटचेबल हैं, अनडिटेक्टेबल हैं। ऐसे पार्टिकल हैं जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, पर होते हैं। कैसे होते हैं, इन्होंने थ्योरी में बताया कि देखो ये चीजें हम प्रूफ कर रहे हैं। जरा समझते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1675। एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टाइनी कॉर्पस्क्यूल। लाइट सोर्स क्या इमिट करता है, कॉर्पस्क्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल इमिट करता है। यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे छोटे येलो कलर के। अब येलो ऐसे ही बनाया ताकि आपको फील आए कि लाइट आ रही है, ठीक है। अब ऐसे इसका येलो कलर नहीं है ना। अच्छा, एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टाइनी कॉर्पस्क्यूल, इलास्टिक, रिजिड एंड मासलेस पार्टिकल। परफेक्टली इलास्टिक होंगे, रिजिड होंगे और मासलेस पार्टिकल, इनका कोई मास नहीं होगा, ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। डिफरेंट शेप्स एंड साइज, जैसे मान लो हमारे कमरे में एक बल्ब लगा है, तो बल्ब से सारे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो एक जैसे नहीं है। ये कह रहे हैं कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइज के हो सकते हैं, है ना। जैसे अब सन है, सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। तो अब सर न्यूटन के हिसाब से सन में से क्या निकल रहा होगा, कॉर्पस्क्यूल्स निकल रहे होंगे, पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, मासलेस पार्टिकल, इलास्टिक पार्टिकल निकल रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं कि एक ही तरह के पार्टिकल नहीं निकल रहे हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइज के पार्टिकल निकल रहे हैं सन से, ठीक है। ये रवि थ्योरी की स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट, कॉर्पस्क्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अब ये जो पार्टिकल है कॉर्पस्क्यूल, ये जो मासलेस पार्टिकल है, जो रिजिड पार्टिकल, जो इलास्टिक पार्टिकल है, ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलता है। अब यहीं पे सर आइजैक न्यूटन एक मिस्टेक कर गए। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा कि जो कॉर्पस्क्यूल है, जो पार्टिकल है ना, जब वो किसी डेंसर मीडियम के अंदर घुसता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो ये पार्टिकल्स अभी क्लोज हैं, यहाँ क्या हुआ, पार्टिकल दूर दूर हैं, है ना। अभी सारे पार्टिकल क्लोज थे, यहाँ क्या हुआ, सबकी स्पीड बढ़ गई। तो इन्होंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी। एक तो ये बोला ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये तो चलो सही है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइन, कॉर्पस्क्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये तो सही है। विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, ये भी सही बात है।
लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से चलती है। पर इन्होंने क्या मिस्टेक कर दी, इन्होंने बोल दिया कि भाई डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। इन्होंने कहा स्पीड किस में ज्यादा है, डेंसर मीडियम में ज्यादा है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ऐसा बोल दिया कि लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। ये मिस्टेक कर गए। आज की डेट में आपको पता है लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में है, वैक्यूम में है या एयर में है। इनके अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड किस में ज्यादा थी, वाटर में थी एज कंपेयर टू एयर। तो अपनी थ्योरी में यहां पे एक बड़ी मिस्टेक इन्होंने की। हाँ, क्या है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। किस पे बेस्ड है इनकी थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यहां पे डैश करके ये बात भी लिख लेते हैं, इस पे बेस्ड है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास जितने भी लाइट सोर्सेज हैं उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनका नाम क्या है, कॉर्पस क्यूल्स है। आज की डेट में उसी पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक इनसे डिफरेंट है। तीसरी बात देखो, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स। जो मैं आपको बता रहा था कि सूरज से जितने कॉर्पस्क्यूल्स निकल रहे हैं, है ना, सन से जो लाइट निकल रही है, वो सारे कॉर्पस्क्यूल्स आइडेंटिकल नहीं है, वो सारे पार्टिकल आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज के हैं। तो इन्होंने कहा जो डिफरेंट शेप और साइज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट कलर को। इन्होंने कहा जो कॉर्पस्क्यूल बड़ा होगा वो वायलेट कलर का होगा, जो कॉर्पस्क्यूल छोटा होगा वो रेड कलर का होगा, जो कॉर्पस्क्यूल बीच की साइज का होगा वो येलो कलर का होगा, है ना। ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई, अब किसी ने कहा कि आप बोल रहे हो कि लाइट पार्टिकल से बनी है, उन्होंने बोला हाँ। आप कह रहे हो तो ये पार्टिकल सब एक जैसे, इन्होंने कहा नहीं, पार्टिकल्स अलग अलग तरह के हैं, जिससे इन्होंने क्या एक्सप्लेन कर दिया, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, है ना। जो कॉर्पस्क्यूल बड़े साइज के थे वो वायलेट कलर के दिखते थे, जो कॉर्पस्क्यूल छोटे साइज के थे वो रेड कलर के दिखते थे, जो कॉर्पस्क्यूल मिड साइज के थे वो येलो कलर के दिखते थे। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया, तो इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया। देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, यहाँ एक बड़ा कॉर्पस्क्यूल स्ट्राइक किया ग्रीन कलर का, एक छोटा सा किया येलो कलर का, और छोटा किया रेड कलर का, और थोड़ा बीच के साइज का ब्लू कलर का। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के कॉर्पस्क्यूल डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाते हैं। ये सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी थी। एक मिस्टेक ऑलरेडी कर गए हैं, देखो ये तो सही बात है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, है ना। दूसरे मीडियम में गया उसकी स्पीड चेंज हो गई, बट गलती ये कर गए, इन्होंने कहा डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा है। बट लोग मान रहे थे इनकी बात में वजन होता था हमेशा। अच्छा, थ्योरी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे कॉर्पस्क्यूल थ्योरी के। कॉर्पस्क्यूल थ्योरी एक्सप्लेन क्या क्या एक्सप्लेन कर ले गए बेटा, ये लाइट के बड़े ही बेसिक फिनोमेना को एक्सप्लेन कर ले गए अपनी थ्योरी से। कौन कौन से फिनोमेना को, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तीन बेसिक फिनोमेना इनकी थ्योरी पे सही स्टैंड कर रहे थे। देखते हैं कैसे। पहले रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो भाई ये तो बहुत ही जनरल सी बात है। आप ऐसे सोचो कि आपके हाथ में एक बॉल है, भाई इनके हिसाब से तो रिजिड है ना, इनके हिसाब से कॉर्पस्क्यूल क्या है, रिजिड है। तो ऐसे समझ लो आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, कोई भी सिंथेटिक वाली बॉल, लेदर की बॉल, वो होती है जो कैनवस वाली बॉल, कोई बॉल। अगर आप उसको सीधा फेंको तो बेटा वो कैसे जाएगी, सीधा जाएगी। तो इन्होंने यही तो कहा, लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल को सीधा प्रोजेक्ट करोगे तो सीधा चलता रहेगा। सो ही एक्सप्लेन व्हाट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। किसके बेसिस पे, इस बेसिस पे कि कॉर्पस्क्यूल्स कैसे हैं, इस बेसिस पे कि कॉर्पस्क्यूल्स आर रिजिड पार्टिकल्स। अब रिजिड पार्टिकल को आप सीधा फेंकोगे तो सीधा उसी स्पीड से चलता रह जाएगा। दूसरी बात बेटा इन्होंने क्या एक्सप्लेन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन्होंने कैसे इमेजिन किया, देखो ऐसे ही इमेजिन किया। यहाँ पे देखो मैंने एक बॉल बनाई है, दिख नहीं रही इतने अच्छे से, रुको इसको दिखाते हैं। ये मान लो एक बॉल है, बॉल कैसी होती है बेटा, रिजिड होती है ना। अब इन्होंने क्या किया, लाइट के पार्टिकल को बॉल जैसा समझा कि एक यहां पे बॉल आई, ठीक है, यहां मान लो कोई सरफेस है,
यहाँ मान लो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बॉल आई इस सरफेस पे टकराई और टकरा के यूं चली गई। इस तरह की चीजें हम लोग ने फिजिक्स में पढ़ रखी है क्या, कि ऐसे कोई बॉल आए टकरा के एंगल पे चली जाए, क्लास 11 से पढ़ा था ऐसा कुछ। कौन सा कोलिजन होता है ये, इलास्टिक कोलिजन। तो इन्होंने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इलास्टिक कोलिजन है कॉर्पस्क्यूल का, है ना। और बेटा अगर आपने ये वाला डायग्राम देख रखा है 11th में, जब ये कोलिजन होगा इस एंगल पे आया उसी स्पीड से चला गया, देखो जिस स्पीड से आया था, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का खेल है पूरा, है ना, इलास्टिक कोलिजन के अंदर। ये पार्टिकल जिस स्पीड से आई ये बॉल, उसी स्पीड से यदि चली गई, जिस स्पीड से आई स्पीड ऑफ लाइट से उसी स्पीड से चली गई, तो बेटा उस केस में ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, थीटा और थीटा क्या होता है, बराबर होता है। एक बार क्लास 11 की किताब खोलना, ऐसा डायग्राम आपको मिल जाएगा कोलिजन के अंदर। अगर ये v स्पीड से आई है और v स्पीड से चली गई, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या प्रूफ कर दिया इन्होंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इन्होंने कहा कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। ये अगर v स्पीड से आया था तो वापस भी v स्पीड से चला गया, जितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा था उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। थीटा पे स्ट्राइक किया, थीटा पे रिफ्लेक्ट हो गया। इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से चला गया। आप चाहो तो दोनों एंगल को अलग अलग मान के इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। इन दोनों एंगल को आप अलग अलग मान लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, ठीक है। ये आया यहाँ टकराया यहाँ चला गया। देखो इसका y एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कितना होगा, mv sin थीटा, इसका कितना होगा, ऐसे आया mv sin थीटा, और x एक्सिस के अलॉन्ग इसका कितना होगा, mv cos थीटा, इसका भी mv cos थीटा, और तभी x एक्सिस का मोमेंटम इनका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। अगली चीज क्या एक्सप्लेन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे बताएं, बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे बताएं, कि कोई पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके बेंड कैसे हो जाता है। तो ये बात इन्होंने कैसे बताई, यहाँ पे दिखा रखा है, वैसे रेयर से डेंसर में आके बेंड हो गया। ये बात इन्होंने कैसे बताई, ये बात इन्होंने ऐसे बताई कि मान लो यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है और मान लो यहाँ पे एक रेयर मीडियम है, ठीक है। इन्होंने कहा कि मान लो ये लाइट रे आई, लाइट रे मतलब क्या है, कॉर्पस्क्यूल्स आए, क्या है, कॉर्पस्क्यूल्स है। इन्होंने कहा कि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल होते हैं और जो रेयर मीडियम के पार्टिकल होते हैं, सभी मीडियम के पार्टिकल, बेटा ये क्या करते हैं, कॉर्पस्क्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं। इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, है ना, दूसरे तरह के पार्टिकल को खींचना, सभी के पास होती है एडहेसिव फोर्स, है ना। कैसे इन्होंने रिफ्रैक्शन को समझाया कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में, इन्होंने कहा चाहे वो रेयर मीडियम का पार्टिकल हो चाहे वो डेंसर मीडियम का पार्टिकल हो, दोनों ही क्या करते हैं, कॉर्पस्क्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एडहेसिव फोर्स, एक तरह के पार्टिकल का दूसरे के पार्टिकल को खींचना, एक होती है कोहेसिव, एक होती है एडहेसिव। कोहेसिव कहाँ लगती है, सेम तरह के पार्टिकल में, एडहेसिव कहाँ लगती है, डिफरेंट तरह के पार्टिकल। तो इन्होंने कहा कि रेयर मीडियम के पार्टिकल भी इसको खींचेंगे और डेंसर मीडियम के पार्टिकल भी कॉर्पस्क्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे। इनकी थ्योरी ये थी कि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल हैं वो कॉर्पस्क्यूल्स को ज्यादा फोर्स से खींचते हैं। इनके अकॉर्डिंग इस कॉर्पस्क्यूल को डेंसर मीडियम ज्यादा कस के नीचे खींचेगा या अपने तरफ खींचेगा। डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स, ये डेंसर मीडियम के पार्टिकल ये क्या करेंगे, कॉर्पस्क्यूल को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, है ना। जैसे मान लो इधर पार्टिकल ने इधर खींचा, इधर वाले पार्टिकल ने इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा। आपको दिख रहा है कि पूरी तरफ यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ बराबर से फोर्स लगेगी, है ना। ये पार्टिकल आके जो बाउंड्री पे टकराया, इसको किसने खींचा, अच्छा रेयर नहीं खींचा, रेयर ने भी खींचा, पर डेंसर मीडियम की फोर्स क्या है, ज्यादा। इन्होंने कहा डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, किसको, कॉर्पस्क्यूल्स को। तो कॉर्पस्क्यूल्स को खींचा, है ना, इस तरफ के पार्टिकल ने इधर खींचा, इस तरफ के पार्टिकल ने इधर खींचा, इधर के पार्टिकल ने नीचे खींचा, इधर नीचे खींचा ना। यहाँ इसके पार्टिकल्स है, किसके, डेंसर मीडियम के। इधर के पार्टिकल ने इसको इधर, इधर ने इधर, इधर। बेटा ये सारी फोर्सेस मिलके कॉर्पस्क्यूल पे नेट फोर्स किधर लग रही है, वर्टिकली
डाउनवर्ड्स लग रही है ना। इधर के पार्टिकल ने इधर, पार्टिकल इधर, इधर इधर, इसने इधर खींचा, इसने इधर, इसने इधर, इसने इधर, तो नेट फोर्स किधर आ रही, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है। तो ओवरऑल ये वर्टिकली नीचे जाना चाहेगा ड्यू टू फोर्स, पर भाई ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी चल रहा है, फोर्स किधर लग गई, नीचे लग गई, तो क्या होगा, नेट मोशन कैसा होगा। सोचो कोई चीज ऐसे जा रही थी, उस पर नेट फोर्स किधर लगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगी। कोई चीज ऐसे जा रही थी और उस पर नेट फोर्स कैसे लग गई, उस पर नेट फोर्स यूं लग गई। कोई चीज यूं जा रही थी, नेट फोर्स, तो बेटा थोड़ा सा अपने डायरेक्शन में जाएगा और थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन कर दी, बेंडिंग ऑफ लाइट while going from rarer to denser medium किधर, towards the normal। इस तरह से इन्होंने रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को भी एक्सप्लेन कर लिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। ठीक है, क्या है कॉर्पस्क्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, टाइनी, रिजिड है, मासलेस है, परफेक्टली इलास्टिक है। ये इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। आज की डेट में जो लाइट का एक्चुअल पार्टिकल है फोटोन, उसकी डेफिनेशन इनसे काफी अलग है। ये पार्टिकल कैसे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ये पार्टिकल सब क्या सेम जैसे तरह के होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, नहीं, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्टिकल होते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं। क्या क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कॉर्पस्क्यूल्स क्या है, रिजिड पार्टिकल, रिजिड पार्टिकल को सीधा फेंकोगे सीधा जाएगा। फिर क्या एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किस बेसिस पे, इलास्टिक कोलिजन पे, है ना भाई, अपनी जनरल सी है, एक बॉल लो दीवार पे यूं मार दो, एक बॉल लेके दीवार पे। अच्छा इसमें दोनों तरह से इमेजिन करो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और इमेजिन करते हैं। मान लो एक बॉल है, उसको मैं सीधा दीवार पे मारूं, एकदम सीधा, एकदम सीधा जाके दीवार पे जाके बॉल बॉल जाके यूं लड़े, तो बॉल क्या पलट के सीधी पास में आती है। अगर सीधा मारते हैं तो एकदम सीधी आती है कि नहीं, ये तो किया ही होगा सबने, अकेले में खुद से कैच कैच खेलोगा, सीधा मारो पलट कर सीधा आ गई। ध्यान से देखो, ये लाइट का ही तो बिहेवियर है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री। और अगर किसी एंगल पे हम लोग बॉल को मारें, इस दीवार पे मान लो मैं बॉल को यूं मारूं, इस वॉल पे मैं बॉल को यूं मारूं नीचे की तरफ, ऐसे यूं मारूं, तो लड़कर उसी एंगल पे नीचे चली आएगी। ऐसा होगा कि नहीं, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। देखो इधर फेंका mv cos थीटा, इधर भी mv cos थीटा, दोनों एंगल सेम होगा अगर स्पीड सेम है। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इन्होंने कहा कि जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं और सेम एंगल पर वापस आते हैं। जैसे हम अगर बॉल को लेके दीवार पे मारे, तो बॉल को अगर सीधा मारो तो जैसे लड़ेगी वैसे वापस आएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। इस तरह से रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया। रिफ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने कहा मान लीजिए एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, दोनों ही मीडियम के पास क्या होंगे, मीडियम के पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, कॉर्पस्क्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल में एडहेसिव फोर्स होती है। अब इन्होंने कहा जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल हैं वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। डेंसर मीडियम के पार्टिकल भारी हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं कॉर्पस्क्यूल को। तो जब कॉर्पस्क्यूल यहां पे लड़ा, तो डेंसर मीडियम के सारे पार्टिकल्स ने इस कॉर्पस्क्यूल को अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ खींचा। नेट फोर्स किधर आ गई, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना, सिमेट्रिकली खींचा। इसने इधर खींचा, इस वाले पार्टिकल ने इधर, इस वाले पार्टिकल ने इधर, इस वाले पार्टिकल, नेट फोर्स किधर आ गई, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब ये सीधा जा रहा था, फोर्स नीचे लग गई, तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं, है ना। कोई चीज सीधी जा रही हो, उस पर फोर्स इधर लगा दो तो थोड़ा सा बेंड होने लगेगी, अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज, किधर बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से इन्होंने 3 बड़े फिनोमेनास लाइट के एक्सप्लेन किए और एक मिस्टेक कर दी ये बोलकर कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन डेंसर मीडियम, ये एक मिस्टेक भी कर रखी है। अच्छा, इफ फेल टू एक्सप्लेन, किस किस चीज में ये फेल कर गए, क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो लाइट के ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन तो बहुत ही मुश्किल था उस टाइम एक्सप्लेन कर पाना, क्योंकि पोलराइजेशन तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर आप एक्सेप्ट कर लो। जब आप लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर एक्सेप्ट कर लो, तब आप पोलराइजेशन के बारे में बात कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि लाइट किससे बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से, बट उस टाइम ऐसी कोई बात नहीं थी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है बेटा, इंटरफेरेंस आप कहाँ होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा था, इंटरफेरेंस वेव में होता है ना।
अब ये कह रहे हैं पार्टिकल नेचर है, तो इनसे तो प्रूफ नहीं हो सकता। डिफ्रैक्शन क्या है बेटा? इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का ही एक काइंड होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? दो वेव का मिलना होता है ना, दो वेव जब इंटरफेयर करती हैं तो उसी का एक पर्टिकुलर केस होता है डिफ्रैक्शन। तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपनी पार्टिकल थ्योरी से। तो ये तीन बड़े फिनोमेना लाइट के एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पोलराइजेशन तो बहुत ही बाद में एक्सप्लेन होगा, जब आप क्या समझ जाओगे कि लाइट कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तब जाके आप पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते। अभी तो ये यही नहीं पकड़ पाएगी लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल समझ रहे हैं। इसके बाद प्रूव होगा लाइट वेव है ना, फिर उसको पहले मैकेनिकल वेव समझा जाएगा, है ना, फिर उसके बाद पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तब जाके किसी को पता चलेगा कि पोलराइजेशन का भी फिनोमेना हो सकता है। पोलराइज करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन है वो किसी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। थोड़ा बहुत मैंने आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाई है ना, क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 वाइब्रेट करती है। कैसे वाइब्रेट करती है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे तो हम उसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे तब बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। मान लो एक लाइट यू जा रही है। आज देखो इंट्रोडक्टरी यही सारे फिनोमेना समझने हैं। पोलराइजेशन भाई तब समझ पाओगे जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सेप्ट करो। मान लो लाइट यू जा रही है ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकती है? यूं हो सकती है, यूं भी तो हो सकती है, यूं भी तो हो सकती है, यूं भी तो हो सकती है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का किसमें हो सकती है? परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट अगर यूं जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर सकती है, 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 ऐसे वाइब्रेट, सारे प्लेन्स में जो इसके प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, ऐसे भी वाइब्रेट, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। अगर किसी एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे तब हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो समझ रहे हो पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन कहां जाके मिलेगी? जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ जाओगे। तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज डिफ्रैक्शन क्या है? सब पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस, एक तरह का इंटरफेरेंस होता है डिफ्रैक्शन। अच्छा, फिर इंटरफेरेंस क्या होता है? दो वेव्स का मिलना। अब दो वेव्स मिलती हैं तो हो सकता हो कंस्ट्रक्टिव हो, है ना, कैसे दोनों का मैक्सिमा मैक्सिमा मिले, दोनों वेव ऐड हो रही हो सकता हो डिस्ट्रक्टिव हो, जहां का एक का मैक्सिमा हो वहां दूसरी वेव का मिनिमा हो, कैंसिल करें एक दूसरे को। जहां पे मैक्सिमा मैक्सिमा साथ मिलेगा ब्राइट स्पॉट, मैक्सिमा मिना मिलेगा वहां पे डार्क स्पॉट। इंटरफेरेंस जैसे समझ लो इस रूम में मैं 3-4 लाइट जला दूं और किसी एक स्पॉट को देखूं, मैं इस स्पॉट को देखता रहा हूं, इस रूम में एक लाइट जलाऊं। इंटरफेरेंस क्या है समझो जनरल भाषा में? मैं इस स्पॉट को देख रहा हूं बोर्ड पे, एक लाइट जलाई, यहाँ बढ़िया रोशनी आई, दूसरी लाइट जलाई, रोशनी और बढ़ गई, तीसरी लाइट जलाई, रोशनी और बढ़ गई, चौथी लाइट जलाई, रोशनी कम हो गई। अब जनरली इंसान को लगता है भाई जितनी ज्यादा लाइट आप जलाओगे रूम में उतनी ज्यादा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रोशनी बढ़नी चाहिए, है ना, बट ऐसा फिजिक्स में नहीं होता। डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो सारी वेव्स पहुंच रही हैं, एक इधर ट्यूब जलाया, यहाँ से एक वेव आई, एक और ट्यूब जलाया, इधर से एक वेव आई, एक और ट्यूब जलाया, सामने से एक वेव आई। अब सारी वेव यहाँ आके कैसे मिल रही हैं? दोस्ती कर रही हैं कि दुश्मनी कर रही हैं? ये दोनों वेव हो सकता हो एक ही फेज में आए और ये वाली फेज वेव हो सकता हो जो सामने से आ रही है, एक इधर से आई, एक इधर से आई, दोनों हो सकता हो सेम फेज में आए, चमकने लगे पॉइंट, पर जैसे ही तीसरी लाइट जलाई तीसरी वेव किस में आई? अपोजिट फेज में आई, है ना, आके इसको कम कर दिया। तो ये सारी चीजें क्लियर होती है किससे? इंटरफेरेंस से। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन समय आगे पढ़ना है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पहली बार वर्ड सामने आया था, थोड़ा बहुत आप लोग को एक्सप्लेन किया, ठीक है। पोलराइजेशन में क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन किसी एक ही प्लेन में हो परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक इन्होंने क्या कर दी थी? दिस थ्योरी रॉन्गली, कॉर्पस्कुलर थ्योरी रॉन्गली प्रेडिक्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर और ग्लास एज कंपेयर्ड टू एयर। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इन्होंने। क्या बोल दिया था? लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर, डेंसर मीडियम में, या ग्लास, ये दोनों क्या है बेटा? डेंसर मीडियम। दूसरी मिस्टेक इन्होंने क्या कर दी कि इन्होंने बोला लाइट किस में ज्यादा तेज चलती है? डेंसर मीडियम में एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। ये इन्होंने गलती की 1675 में, लोगों को समझ में आ गया, बट इसका प्रूफ एक्सपेरिमेंटल फोकॉल्ट ने दिया 1805 में जाके, काफी टाइम बाद, है ना। इसका जो इस चीज को जो सही किया इसको फोकॉल्ट ने किया, साइंटिस्ट ने 1805 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भैया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन
वाटर। इन्होंने ये बात प्रूफ कर दी। अब जैसे ही प्रूफ की तब जाके इस थ्योरी से लोगों का भरोसा हटा, वरना तब तक सबका बहुत भरोसा था कि सर आइजैक न्यूटन कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। और उस टाइम कोई वेव नेचर वगैरह बताया नहीं गया था, तब तक लोग समझते थे कि लाइट पार्टिकल नेचर की है, और ये सारे फिनोमेनास भी वेल डिस्कवर्ड नहीं थे उस टाइम। ठीक है, तो इनकी सबसे बड़ी गलती पकड़ी गई फौकॉल्ट ने, जब इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया भाई कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा है ना कि वाटर में। तो ये थ्योरी थी आइजैक न्यूटन की। अब ये फॉल करने लगी थ्योरी। अच्छा, अब देखो कमाल की बात क्या थी कि जब 1675 में सर आइजैक न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी को प्रमोट कर रहे थे, उसी टाइम पे एक दूसरा साइंटिस्ट है, एक डच साइंटिस्ट थे हाइगन्स। ठीक है, एक डच साइंटिस्ट थे हाइगन्स, नहीं हॉकन्स करके इनका नाम होता है यार, इसको हॉकन करके बोलते हैं। इसको तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अलग है ना, डच प्रोनाउंसिएशन है, हॉकन करके इसको बोला जाता है, तो हम तो हाइगन्स ही बोलेंगे। तो ये हाइगन्स थे, ये दूसरी थ्योरी पे वर्क कर रहे थे, पर इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था डेफिनेटली, क्योंकि आइजैक न्यूटन की बातों पे लोगों को, सर आइजैक न्यूटन की बातों पे लोगों को ज्यादा भरोसा था। ये क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे लाइट वेव है। अब देख रहे हो 1675 और 1678, 3 साल के डिफरेंस में तभी से लाइट के डुअल नेचर पे बहस जारी हो चुकी थी। उस टाइम पे भी सर आइजैक न्यूटन बोल रहे थे लाइट क्या है, कॉर्पस्क्यूल से बनी है, पार्टिकल से बनी है, गेंद से बनी है। लाइट किससे बनी है, छोटी छोटी बॉल से बनी है। बॉल डिफरेंट डिफरेंट शेप की है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की है, अलग अलग लाइट का जो कलर है वो अलग अलग शेप से है, वो ये बता रहे हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और रिफ्लेक्शन तो क्या मस्त एक्सप्लेन हो रहा है कि बॉल लड़कर वापस आ रही है। रिफ्रैक्शन भी क्या मस्त एक्सप्लेन हो गया कि डेंसर मीडियम के पार्टिकल ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं तो लाइट बेंड हो जाएगी, है ना। उसी समय के 3 साल के अंतराल पे, उसी समय पे एक पैरेलल में थ्योरी चल रही थी हाइगन्स की, जो बोलते हैं कि लाइट वेव है। अब इन्होंने लाइट को लेके अपनी किताब लिखी है। एक बात बता दें, कॉर्पस्कुलर थ्योरी रिजेक्ट हो गई, हाइगन्स प्रिंसिपल भी रिजेक्ट हो गया, दोनों ही रिजेक्ट हो गए। दोनों में से कौन सा हम लोग के लिए ज्यादा मीनिंगफुल है लाइफ में, वो ये है। साइंस में जिसकी ज्यादा स्टैंडिंग है, जिसकी ज्यादा भाव दिया गया है, जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज हाइगन्स प्रिंसिपल। इन्होंने बोला लाइट क्या है, वेव है। लाइट क्या है, वेव है। अच्छा, तब इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, अब दिया जा रहा है। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। अब देखो इनकी मिस्टेक तो पहली लाइन में ही आपको आज दिख गई है। लाइट को कौन सी वेव बता रहे हैं, मैकेनिकल वेव। बेटा मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, जैसे साउंड वेव होती है, जो आपने 11th में पढ़ी थी। मैकेनिकल वेव वो होती है विच रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। तो इनके अकॉर्डिंग लाइट को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए। आज की डेट में आपको पता है लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बट तब इन्होंने कहा कि लाइट कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है, इट नीड्स अ मीडियम। दूसरी एक गलती और की थी, इन्होंने बोला था लाइट ट्रांसवर्स वेव है, सॉरी लॉन्गिट्यूडल वेव है। आज की डेट में आपको पता होगा कि लाइट ट्रांसवर्स, अरे सब कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, एक बार 11th में ना थोड़ा सा वेव पढ़ लो, मैं चलो बताने की कोशिश करता हूं। मैकेनिकल बताया था, सही क्या बताया, सही तो बाकी काफी आगे आके मतलब थ्योरीज को इंप्रूव करते गए करते गए करते गए, तब जाके कोई चीज सही होती है कि नहीं, है कि नहीं भाई। आप ही पढ़ाई करते हो तो आपको पता चलता है ये गलत हो गया, ये मेथड गलत हो गया, ऐसे ही लोग सॉल्व करते गए, है ना। ये बहुत बड़े बड़ी चीजें हैं, डिस्कवरीज हैं, हर किसी का इसमें कुछ ना कुछ इनपुट है ना। एक सही थ्योरी आने में बच्चों 200-300 साल लग जाते हैं, तो बहुत टाइम लगा। हाँ, इन्होंने कहा लाइट इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम, और मैकेनिकल के साथ साथ ये लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव बता रहे थे। लॉन्गिट्यूडनल समझते हैं, जिसमें वाइब्रेशन कैसे हो, अगर वेव ऐसे चल रही है तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कैसे होता है, इन दी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, यूं 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 ऐसे होता है। आज की डेट में आपको पता है लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, तो दोनों ही जगह गलत हो गए। पहली बात तो मैकेनिकल बोला, जबकि लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल है, EMW वेव है। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल बोला, लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लाइट क्या है, ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन, एक तो लाइट में पार्टिकल वाइब्रेट करता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब इन्होंने कहा लाइट को मीडियम की जरूरत है, तो इसके ऊपर एक बड़ा आर्ग्यूमेंट आ सकता है, जो आज के बच्चे पूछेंगे, तब लोग नहीं पूछते थे। आज के बच्चे ये पूछेंगे अगर लाइट मैकेनिकल वेव है तो इनको इतनी बात नहीं क्लिक की कि लाइट सूरज से अर्थ तक कैसे आ रही है। तब भी लाइट सन से अर्थ पे तो आती थी, ऐसा तो नहीं था कि अर्थ पे अंधकार था,
तमराज किल्विश का कब्जा था, ऐसा तो था नहीं। तब भी लाइट सूरज से अर्थ तक आ रही थी और सबको पता था कि सन से अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम है। तो ये सवाल उठना लाजमी है आपका कि भाई इनको ये बात नहीं क्लिक की। सो इफ लाइट रिक्वायर्स अ मीडियम, इफ लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, then it of course requires a medium. तो अगर लाइट मैकेनिकल वेव है then it of course requires a medium. How does it travel from sun to earth in vacuum? सन से अर्थ तक कैसे ट्रैवल करेगी, बीच में तो वैक्यूम है। सन से अर्थ तक कैसे ट्रैवल करेगी, बीच में तो वैक्यूम है। तो बेटा इसके ऊपर एक अलग ही थ्योरी चल रही है, आज भी चलती है, तब भी चल रही थी, इसकी अपनी सोसाइटी है। इसको बोलते हैं इन लोग ईथर हाइपोथीसिस। क्या बोलते हैं, ईथर हाइपोथीसिस। ठीक है, तो उस टाइम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। तब ये माना जाता था कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में वैक्यूम नहीं है, एक मीडियम है जिसको बोलते हैं ईथर, है ना। केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, है ना, मिथाइल इथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर वो नहीं, ROR वाला ईथर नहीं, CH3CO CH3 वाला नहीं। एक ईथर एक मीडियम है। इसके बारे में जिक्र किया था अभी रिसेंटली एवेंजर्स की सीरीज में, वो थॉर की मूवी में ईथर के बारे में बात की थी। ईथर क्या है बेटा, ईथर एक डाइल्यूट सा मीडियम है, बहुत ही हल्का सा मीडियम है, बट वेरी इलास्टिक मीडियम, अपने आप को बहुत स्ट्रेच करने वाला मीडियम। सोचो ना, कोई मीडियम हो, उसको एकदम ऐसे फैला के, रबड़ को एकदम फैला के पूरे यूनिवर्स में डाल दिया। वेरी इलास्टिक एंड वेरी डाइल्यूट, बहुत हल्का सा मीडियम है जो पूरे स्पेस में फैला हुआ है। ये एक थ्योरी थी और लाइट उसी मीडियम के अंदर चलती है। तो किस पे चल रहे थे ये आंसर, ईथर हाइपोथीसिस पे चल रहे थे। इनके अकॉर्डिंग अ वेरी डाइल्यूट यानी कैसा बेटा, बहुत रेयर। डाइल्यूट मतलब बहुत ही रेयर। अ वेरी डाइल्यूट मतलब वेरी रेयर एंड हाईली इलास्टिक, है ना, जो उसकी इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा है। मीडियम इज स्प्रेड एनीवेयर इन स्पेस, नॉट एनीवेयर, एवरीवेयर इन स्पेस। इज स्प्रेड, इट्स नॉट स्प्रेड एनीवेयर, इट्स स्प्रेड एवरीवेयर, इज स्प्रेड स्प्रेड एवरीवेयर। अरे यार फिर छोटा लग गया इसको। आज मेरा सामने वाला टीवी खराब हो गया जिसमें मैं आपके कमेंट्स पढ़ता था। देखो टेक्नीशियन कॉल किया है, उसका लिमोट ना खराब हो, लिमोट खराब हो सकता है ना? बैटरी बदल के देख चुका हूं मैं, डोंट गिव मी दैट सजेशन, ओके। बैटरी चेंज पटक के भी देख चुका है, ऐसे करके वो रिमोट को वो सब कर लिया, चल नहीं रहा है। एवरीवेयर इन स्पेस कॉल्ड ईथर, ठीक है। अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम स्प्रेड एवरीवेयर इन स्पेस कॉल्ड ईथर। इट इज अनटचेबल एंड अनडिटेक्टेबल। इसके साथ भी वही गेम खेल दिया जो न्यूटन ने गेम खेला था, किसके साथ, कॉर्पस्क्यूल्स के साथ। इन्होंने भी यही किया कि भाई इस मीडियम को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। पहले लोग ऐसी गेम खेलते थे जब लगता था इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। अच्छा पहले की बात नहीं, आज भी इंटरनेट पे पढ़ोगे तो लोग इस थ्योरी को मानते हैं, ठीक है। ईथर हाइपोथेसिस को आज भी लोग मानते हैं। जैसे कई लोग आज भी ये मानते हैं कि धरती क्या है, धरती चपटी है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी। उसी तरह से कई लोग ईथर में भी बिलीव रखते हैं। आपने देखा होगा भी एवेंजर मूवी में भी इसको थोड़ा सा पुश दिया गया था, है ना, ईथर आपको दिखाया गया था, थॉर की सीरीज में था शायद, ठीक। अच्छा ये हुआ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी भी बड़ी बढ़िया बनाई गई है, वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक। अब बेटा इन्होंने बोला लाइट कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव। हाइजेंस ने बोला है लाइट कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है, मीडियम की जरूरत है। बेटा जो मैकेनिकल वेव की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, मतलब किताब में तो था, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये आप पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव होती है, वो होती है अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, अंडर रूट ये क्या है, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। ये स्पीड होती है बेटा, क्या, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। तो इनके हिसाब से लाइट एक मैकेनिकल वेव है जो कि किस मीडियम में चल रही है, एक बहुत ही डाइल्यूट, बहुत ही हल्का, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है,
ऐसे मीडियम में चल रही है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। एंड हाईली इलास्टिक मीडियम, जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। तो बेटा डेंसिटी कम, ये चीज कम हुई, ये चीज ज्यादा हुई, ओवरऑल स्पीड क्या आएगी, बहुत ज्यादा आएगी, जो कि उस टाइम प्रैक्टिकली देखा जा रहा था, आज भी देखा जाता है कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है ना। जब सन से अर्थ लाइट आती है तो 8.3 मिनट्स में पहुंच जाती है, बहुत कम समय में पहुंच जाती है। तो ये जो मीडियम है इसमें लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और उसको इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया कि बहुत ही डाइल्यूट मीडियम है, तो लाइट ऐसा नहीं है कि लड़ते भिड़ते आएगी, बहुत स्पीड में आएगी, है ना। डेंसिटी बहुत कम है और इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। ये दोनों पॉइंट क्या प्रूव कर रहे हैं कि डेंसिटी अगर बहुत कम है और इलास्टिसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। बेटा एक बकवास फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट का ये फॉर्मूला नहीं होता है। किसका फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, स्पीड ऑफ लाइट का। उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट का दे रखा है। पूरी चीज़ें बकवास है आज की डेट में, क्योंकि आपको पता है लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, पर तब बकवास थोड़ी ना थी, आज मैं बोल रहा हूँ, तब बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आज की डेट में लाइट की स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा भाई कहाँ से आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, μ0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आज की डेट में आपको पता है C इज इक्वल्स टू 1/√μ0/ε, तब नहीं पता था लोगों को, ठीक है। तो ये माना गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या क्या एडवांटेज थे इनकी थ्योरी के। इन्होंने क्या बोल दिया, लाइट को मैकेनिकल वेव बना दिया, लाइट को मीडियम की जरूरत है। उन्होंने बोला यूनिवर्स में हर जगह कौन सा मीडियम है, ईथर है, जो कि बहुत ही डाइल्यूट और बहुत ही इलास्टिक मीडियम है, जिसमें लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बता रखा है। इतना सब करने के बाद भी इनकी थ्योरी काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छी अच्छी चीजों को प्रूव कर गई है। क्यों अच्छी है, क्योंकि पहली बार कोई लाइट के वेव नेचर की बात तो कर रहा है। सन 1675 में कोई ये तो सोच रहा है कि लाइट का वेव नेचर है, तब लोग समझ नहीं पा रहे लाइट चीज क्या होती है, तब लोगों को यही नहीं पता रोशनी है क्या है। उस टाइम कोई बता तो रहा है कि ये वेव है, ये वही चीज है जैसे साउंड होता है, ये वही चीज है जो पानी के सरफेस पे बनती है। रिलेट कर रहा है कोई बेसिक मैकेनिक्स से लाइट को, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज भाई, सर आइजैक न्यूटन के पैरेलल में कोई डिफरेंट चीज बता रहा है, बड़ी हिम्मत चाहिए। सर आइजैक न्यूटन उस टाइम मतलब क्या थे, भगवान थे उस टाइम के, वो कोई चीज बता रहे थे, लोग एकदम बिलीव करते थे, और उनके पैरेलल में कोई डिफरेंट थ्योरी लेके आ रहा है। तो काफी हिट हुई थ्योरी बाद में, लेटर ऑन, काफी बाद में, जब उनकी थ्योरी गलत प्रूफ हुई उसके बाद, और काफी हिट हुई। क्या क्या एक्सप्लेन किया, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये चीज इन्होंने प्रूफ की। और क्या प्रूफ किया, अभी कहोगे सर ये लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में, वेव तो ऐसे चलती है वो वेव नहीं होता है, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे ऐसे जो चलता है, वेव नहीं चलती है ऐसे वेव ऐसे ही चलती है स्ट्रेट लाइन में। वेव क्या है भैया, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी तो यूं ही जाती है, ये पार्टिकल डिस्प्लेस होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ट्रेवल्स रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया। रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाइजेंस थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ लेंगे इसका। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, याद है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये भी इन्होंने प्रूफ किया अपनी थ्योरी पे। थ्योरी में क्या किया इन्होंने, अपनी किताब लिखी है पूरी, इनके नियम मानने पड़ेंगे, और इनके नियम बड़े अटपटे से लगेंगे आपको, उस टाइम लोगों को नहीं लग रहे थे, तब लिखे गए थे, तब ये नियम नहीं आए थे जो आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से। आपने तो अलग नियम पढ़ लिए लाइट के, आपको लगेगा ये तो गलत बात कर रहे हैं, बट उस टाइम इनकी थ्योरी थी। पहले इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उस पर बिलीव करेंगे, उसको लगा कर देखेंगे क्या ये सारी चीजें सही है, हाँ सही है। इनकी थ्योरी से ये भी एक्सप्लेन हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन हो गया, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो गया, वेरी गुड। डिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी एक्सप्लेन कर लेंगे। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए बेटा, पोलराइजेशन। अब आप समझ ही रहे हो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पोलराइजेशन फिनोमेना किस पे बेस्ड है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन की बात हो रही है। ये कहाँ कह रहे हैं कि लाइट मीडियम में ट्रैवल करती है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इस चीज से तो दूर ही है, इसका क्या ही ब्लेम लगाओगे इनके ऊपर। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए। अब इसका इल्जाम ही मत लगाओ यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कहाँ आता है, लाइट के पार्टिकल नेचर से आता है, तो ये कैसे बता सकते हैं, तो वेव मान रहे हैं, वो भी कौन सी,
मैकेनिकल वेव मानना है, ठीक है। तो ये सारे इनके एडवांटेज थे। अच्छा, अब क्या है कि हाइजीन्स का प्रिंसिपल है किस चीज पे बेस्ड, क्या रहे हैं अपने प्रिंसिपल में, उनकी थ्योरी क्या है, क्या चीज हम समझ लें कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो जाए, इनकी थ्योरी साबित हो जाए। साबित करने के लिए पहले इनकी थ्योरी पे बिलीव करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक नया टर्म लेके आए, एक नया टर्म पे आए, वेव फ्रंट। आपके जीवन में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, वेव का फ्रंट। बड़ा सिंपल है, कोई एक वेव आ रही है उसका फ्रंट, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या चीज होती है? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच ऑसिलेट इन सेम फेस। बड़ा अजीब सा लग रहा है। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच ऑसिलेट इन सेम फेस। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच ऑसिलेट इन सेम फेस। जरा ये डायग्राम देखते हैं बेटा। ये एक वेव है, रिपल्स इन वाटर सरफेस। क्या चीज है? रिपल्स इन वाटर सरफेस, है ना। पानी में ऐसे एक पत्थर डाल दो, ऐसे छपक छपक ऐसे बनता है, ये वो चीज है। अब इसमें आप एक काम करो, आप यहां से मान लो x डिस्टेंस दूर जाके, और यहां भी x डिस्टेंस दूर, दोनों तरफ x डिस्टेंस दूर जाकर यहां एक पार्टिकल पकड़ो और यहां एक पार्टिकल पकड़ो। आपने पत्थर गिराया, पुट छपक, पुट छपक। आप x डिस्टेंस दूर आए, x डिस्टेंस दूर, यहां पे एक मान लो पार्टिकल p है, यहां एक पार्टिकल q है। क्या ये दोनों पार्टिकल p और q सेम डिस्प्लेसमेंट लिए होंगे? डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हो? पानी के सरफेस से ऊपर होंगे ना। रिपल समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे जो आगे बढ़ती है, ऐसे पानी में से डालो, ये जो है रिपल, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? वाटर के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव कैसे जा रही? ये कौन सी वेव है? ये ट्रांसवर्स वेव है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाटर के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव यूं जा रही। मैंने कहा अगर मैं x डिस्टेंस इस तरफ और x डिस्टेंस इस तरफ आऊं और दो पार्टिकल को देखूं, पत्थर गिराने के मान लो t टाइम बाद, जब वेव यहां पहुंची तभी मान लो मैंने पत्थर गिराया, t टाइम बाद वेव यहां पहुंच चुकी है। मैंने एक पार्टिकल यहां पकड़ा, एक पार्टिकल यहां इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे पत्थर गिराया, पत्थर गिराया, छपक, ऐसे वेव बनी, वेव जन के जा रही है। मैं यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां से x डिस्टेंस, एक पार्टिकल एक ही। ये दोनों पार्टिकल वाटर के सरफेस से बराबर ऊपर होंगे और दोनों पार्टिकल सेम दिशा में जा रहे होंगे। अगर दो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट सेम हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम हो तो हम बोलते हैं कि वो सेम फेज में है। और कमाल की बात है कि सिर्फ ये दो पार्टिकल नहीं, इस सर्किल में आने वाले सभी पार्टिकल पानी के सरफेस से उतने ही ऊपर हैं और ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, या नीचे की दिशा में जा सकते हैं, हो सकता है। मैंने ऐसा मान लिया कि सारे पार्टिकल ऐसे ऊपर उठे हुए, समझ रहे हो? ऐसे वेव, सारे पार्टिकल्स ऊपर की दिशा में जा रहे हैं और सब बराबर के डिस्प्लेसमेंट, इस सर्किल पे जितने भी पार्टिकल हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स बेटा किसमें हैं? सेम फेज में हैं। और इन सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन करता हुआ जो लोकस है वो क्या है? वेव फ्रंट है। तो इसका वेव फ्रंट क्या हो गया? सर्कल हो गया। इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। दिस इज नोन एज वेव फ्रंट। फिर से जरा डेफिनेशन पढ़ेंगे वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट की डेफिनेशन अभी और तरह समझेंगे। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच ऑसिलेट इन सेम फेज। मीडियम के वो सारे पॉइंट जो किस में हो बेटा? सेम फेज में हो। मैंने कहा कि आपने पानी में एक पत्थर गिराया, क्या बनेगी? रिपल। देखो वेव फ्रंट समझ लो, बढ़िया कंसेप्ट है। आपने पानी में एक पत्थर गिराया, यहां रिपल बने, छपक, ऐसे गिराया, ये बना छपक छपक। जैसे ही यहां पहुंचा, मान लो टी टाइम के बाद छपक, यहां पहुंचा रिपल, यहां और यहां, टी टाइम के बाद रिपल। मैंने टी टाइम के बाद यहां से सेंटर से बराबर डिस्टेंस x दूरी और यहां से x दूरी पे एक पार्टिकल p इधर पकड़ा, एक पार्टिकल q इधर पकड़ा। दोनों पार्टिकल भाई वाटर से थोड़ा सा ऊपर होंगे। रिपल देखा है कि नहीं? ऐसे करके ऐसे बनता है, जो जब ऐसे गिराते हैं थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। तो ये पार्टिकल भी वाटर के सरफेस से ऊपर उठा हुआ, ये पार्टिकल भी वाटर के सरफेस से। और अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो दोनों बेटा बराबर से ऊपर उठे हुए हैं और दोनों ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। सेम डिस्प्लेसमेंट एंड गोइंग इन दी सेम डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं कि सेम फेज में है।
और ध्यान से देखो इस सर्किल पे आने वाले x डिस्टेंस दूर आने वाले सर्किल पे सभी पार्टिकल यूं उठे हुए हैं, थोड़े से सभी पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, सब किस में है, सेम फेज में है। ये सर्किल क्या बन गया बेटा, ये सर्किल क्या बन गया, वेव फ्रंट, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच ऑसिलेट इन सेम फेज। तो बेटा यहाँ पे ये बन गया एक वेव फ्रंट, ये बन गया दूसरा वेव फ्रंट, ये बन गया तीसरा वेव फ्रंट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बहुत सारे वेव फ्रंट्स हैं यहाँ पे 2D में देख रहे हैं हम लोग। तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स आपको दिखाई दिए रिपल्स इन वाटर के केस में। कहां लिखा जाए, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस के केस में हमें कैसे वेव फ्रंट दिखाई दिए, सर्कुलर वेव फ्रंट। थोड़ा और फील लेते हैं, शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इस बात को समझते हैं वेव की इक्वेशन से। अपन वेव की इक्वेशन लिखते हैं, अपन वेव की इक्वेशन लिखते हैं। एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन पढ़ रखी है क्या हम लोग ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ी थी, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन क्या थी, याद करो। हम लोगों ने वेव की इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स था, मैंने प्लस के एक्स ले लिया, पढ़ी हम लोग ने इक्वेशन ऑफ वेव, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, याद आ रहा है, पढ़ा था वहां पे हम लोग ने। ओमेगा क्या थी, फ्रीक्वेंसी, के क्या था, 2π/λ। ये वेव की इक्वेशन हो गई बेटा। जो भी चीज यहां लिखी होती है साइन के बाद या कॉस के बाद, इस पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं फेज। क्या वो तरीका गलत था, वो भी सही था, ये भी सही है। ये थोड़ा सा आप लिख के कर रहे, कैलकुलेशन कर रहे हो, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला आ गया। वो बिना फॉर्मूले के फील से मैंने बताया कि एक्स डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल है ऊपर है, एक्स डिस्टेंस दूर वो पार्टिकल भी उतना ही ऊपर, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सेम फेज में। सारे पार्टिकल्स जो इस सर्किल पे हैं सेम फेज। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूले समझा देता हूं कि ये मान लो इक्वेशन है वेव की, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसमें बेटा ये जो चीज होती है ये होता है फेज, जो भी साइन या कॉस के बाद लिखा है ये होता है फेज। मान लो बेटा कि ये जो स्टोन गिरा था, ये स्टोन गिरा है t इज इक्वल्स टू 0 पे, ये स्टोन नीचे गिरा है कब, t इज इक्वल्स टू 0 पे। जैसे ही गिरा छपक, जैसे ही गिरा छपक, ये क्या है, सोर्स। इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, सोर्स ऑफ वेव, है ना भाई, यहीं से तो निकल रही है वेव, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सोर्स ऑफ वेव है ये। अच्छा, जैसे ही स्टोन गिरा ये सोर्स ऑफ वेव बन गया, t इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या हुआ, चारों दिशाओं में वेव निकली, है ना, चारों क्या, सारी दिशाओं में वेव निकली, ठीक है। इधर भी वेव निकली है, इधर भी वेव निकली है, इनफैक्ट इधर भी वेव, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। यहां भी वेव निकली है, यहां भी वेव निकली है, और यहां भी, हर तरफ वेव निकल पड़ी है, ठीक है। जैसे ही स्टोन गिरा, स्टोन कब गिरा, t इज इक्वल्स टू 0 पे। हम मान लेते हैं कि स्टोन फॉल्स, फील आ जाएगा एकदम, टेंशन मत लो, t इज इक्वल्स टू 0 पे स्टोन गिरा, हर दिशा में वेव निकल पड़ी यहां से। अब हम एक काम करते हैं कि कुछ समय बाद t इज इक्वल्स टू टी पे, t इज इक्वल्स टू टी पे, एट t इज इक्वल्स टू टी पे हम इस तरफ बढ़ते हैं x डिस्टेंस, इस तरफ भी बढ़ते हैं x डिस्टेंस, इस तरफ भी बढ़ते हैं x डिस्टेंस, इस तरफ भी बढ़ते हैं x डिस्टेंस। t इज इक्वल्स टू 0 पे खेल स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल्स टू पे इधर भी x गए, इधर भी x गए, इधर भी x गए, और इधर भी x, हर तरफ हम x डिस्टेंस बढ़े, हर तरफ हम x डिस्टेंस बढ़े, हर तरफ हम x डिस्टेंस बढ़े। बेटा इस पार्टिकल का फेस क्या होगा, ओमेगा, टाइम कितना हुआ है t प्लस के एक्स। इस पार्टिकल का फेस क्या होगा, ओमेगा कितना टाइम हो चुका है t, और डिस्टेंस कितना है x, ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसका फेस क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसका फेस क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। यानी ये सारे पार्टिकल किसमें हैं, सेम फेस में है। देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे यहां से खेल स्टार्ट हुआ, हमने माना t इज इक्वल्स टू टी पे, हम यहां से x डिस्टेंस, यहां से x, यहां से, हम चारों तरफ रेडियली, चारों तरफ नहीं रेडियली बराबर बराबर डिस्टेंस पे गए। हमने इस पार्टिकल को पकड़ा, हमने कहा भैया तुम्हारा फेस क्या है, इसने कहा फेस क्या होता है, इस पे आ गया इक्वेशन पे। इसने कहा टाइम कितना हुआ है, हमने कहा t। इसने कहा हम कितनी दूर है, हमने कहा x। कहा मेरा फेस है ओमेगा टी प्लस के एक्स। हमने कहा ठीक है। हम इस पार्टिकल के पास गए, हमने कहा भैया तुम्हारा फेस क्या है, इसने कहा फेस क्या होता है, अच्छा ये होता है। इसने कहा टाइम कितना, हमने कहा t। इसने कहा कितनी दूर आ चुके हो सोर्स से, हमने कहा x। इसका फेस भी
ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस पार्टिकल के पास गए, इसने भी वही सवाल पूछा, इसने भी कहा टाइम हो गया है टी, सोर्स से एक्स है, ओमेगा टी। इसके पास गए, इसने भी सेम चीज बोली, पी क्यू आर एम बोल देते हैं, एस तो बीच में चुके। तो बेटा ये सारे पार्टिकल किस में थे? सेम फेज में थे। इन सेम फेज वाले पार्टिकल को जब जोड़ते हैं, अब देखो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच ऑसिलेट इन सेम फेज। अब सेम फेज वाले को जब हम जोड़ देते हैं, जो लोकस बनता है, लाइन बनती है सबको ज्वाइन करते हुए, जो कर्व बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। तो बेटा ये क्या बन गया? वेव फ्रंट। तो रिपल्स इन वाटर सरफेस के वेव फ्रंट से हमें वेव फ्रंट का फील आया कि मीडियम के वो सारे पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं सेम फेस में। रिपल्स इन वाटर सरफेस के कैसे वेव फ्रंट हैं? सर्कुलर वेव फ्रंट। और ऐसे एक नहीं, ऐसे अनगिनत वेव फ्रंट बनेंगे। आप t इज इक्वल्स टू टी पे यहां से x1 डिस्टेंस, यहां से x1 या 2x मान लो, यहां से 2x डिस्टेंस, यहां से 2x, यहां से 2x, यहां से 2x पे आओ। यहां से 2x दूर जो पार्टिकल होगा वो टाइम पूछेगा t, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा 2x, फेस हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के 2x। यहां ओमेगा टी प्लस के 2x, यहां पे ओमेगा टी प्लस के 2x, ओमेगा टी प्लस के 2x, जोड़ दिया, एक और क्या बन गया? वेव फ्रंट। आप 3x पे आ जाओ, एक और वेव फ्रंट, 4x पे एक और वेव फ्रंट, x और 2x के बीच में 1.5x, 1.6x, इस तरह से बेटा यहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनेंगे। यानी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यार वेव को वेव फ्रंट में खेलो। ये कह रहे हैं वेव को वेव फ्रंट में खेलो। ये कह रहे हैं कि यहां से ना वेव नहीं निकलती सोर्स से, सोर्स से निकलते हैं वेव फ्रंट। ये गेम ऐसा खिलाना चाह रहे थे कि सोर्स से वेव नहीं निकलती, सोर्स से निकलते हैं वेव फ्रंट। हमेशा सर्कुलर होंगे जरूरी नहीं, वो एक अलग बात है, पर सोर्स से निकलता क्या है बेटा? वेव फ्रंट निकलता है, ये निकलता है, वेव नहीं निकलती। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ फील हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ये लाइट से कैसे रिलेटेड है। एक बच्चा कमेंट में पूछ रहा है ये लाइट से कैसे रिलेटेड है? ये तो रिपल्स इन वाटर, ये तो फील दे रहा था। मान लो मेरे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो, मेरे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट से बेटा वेव्स किधर निकलेंगी? क्या लगता है? लाइट तो 3 डायमेंशन में पूरा जाएगा, लाइट तो 3D में जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि सर्किल वे में ऐसे लाइट ऐसे निकलती है, जैसे दिवाली में वो चक्री घूमती है, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे ऐसे लाइट तो बल्ब रख दोगे हर दिशा में निकलेगी। तो इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से अगर मैं x डिस्टेंस इधर देखूं, या x डिस्टेंस इधर देखूं, या x डिस्टेंस इधर देखूं, या x डिस्टेंस, अगर 3D में मैं x डिस्टेंस हर तरफ देखूं, तो x डिस्टेंस दूर जो जो पार्टिकल होंगे, आई एम वेरी सॉरी दिस नॉट अ गुड डायग्राम, ये मान लो एक लाइट का सोर्स है, इसमें से वेव निकल रही है। अगर मैं इससे x डिस्टेंस हर दिशा में चला जाऊं, अगर मैं x डिस्टेंस हर दिशा में चला जाऊं और मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, तो बेटा क्या बनना चाहिए? वेव फ्रंट बनना चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे जाने पे। और बेटा ये वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक, कैसा वेव फ्रंट होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट को। अब इसमें एक क्लिक और है कि वेव ऐसे थोड़ी ना निकलती है। लाइट कैसे जाती है? हमने पढ़ा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली ये जो डायग्राम बनाया है, ये तो वेव्स को हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली लाइट कैसे जाएगी? ऐसे थोड़ी ना जाएगी। लाइट कैसे जाएगी? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे। लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, यूं यूं यूं। और ये बन गया एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है।
इस स्फीयर पे आने वाले सारे पार्टिकल्स का सेम फेज होता है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे इनफाइनाइट वेव फ्रंट बन सकते हैं भाई। रिपल्स ऑन वाटर सरफेस के लिए 2D बन रहा था, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए 3D में स्फीयर बनेगा। ऐसे इनफाइनाइट वेव फ्रंट बनेंगे, एक नहीं, ये भी एक, सॉरी एक नहीं, ऐसे इनफाइनाइट, ये भी एक वेव फ्रंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, यहां से एक चीज और फील हो रही है अब मुझको कि ये जो वेव होती है ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है वो वेव फ्रंट के कैसे है, परपेंडिकुलर है। कोई भी वेव फ्रंट देख लो बेटा, ये एक दूसरा वेव फ्रंट है, ये एक दूसरा। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दिख रही है, यूं है, और वेव फ्रंट कैसा है, यूं है। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। नेक्स्ट देखो, सोर्स एट इंफिनिटी और डिस्टेंट सोर्स। अब इस पॉइंट को हम यूज करेंगे, किस पॉइंट को, कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर था, इस पॉइंट को यूज करेंगे। सोर्स कहां पे है, इंफिनिटी पे है या डिस्टेंट सोर्स है, बहुत ही दूर है सोर्स, बहुत ही दूर है बेटा। अगर बहुत दूर होगा कोई सोर्स तो लाइट रे कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। अब इसके लिए हमें वेव फ्रंट बनाना है, तो बेटा वेव फ्रंट कैसा होगा, अभी अभी आपने देखा कि जो वेव है पॉइंट सोर्स से वो यू निकल रही और वेव फ्रंट यू बन रहा। यानी वेव फ्रंट कैसा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। अब आप एक बात बताओ, आपको यहां पे एक वेव फ्रंट बनाना है, एक प्लेन बनाना है, 3D बनाओ 2D बनाओ जो बनाओ, तो बेटा इसके परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये अभी हमने पढ़ा कि वेव फ्रंट क्या है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये ऐसा बन जाएगा इस तरह का। कैसा वेव फ्रंट बना बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। क्या एक बनेंगे, नहीं बेटा बहुत से बनेंगे। आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइट किसके फॉर्म में चल रही है, वेव फ्रंट के फॉर्म में चल रही है। देखो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ के यहां पहुंचा, यही वेव फ्रंट आगे बढ़ के यहां पहुंचा। वेव फ्रंट बेटा किस स्पीड से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। जिस स्पीड में लाइट चल रही है, हम लाइट को रे के फॉर्म में नहीं समझ रहे, तो रे ऑप्टिक्स अपना दिमाग में है, इसलिए अपन रे बनाए हैं। बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलती है। वेव फ्रंट्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। अब जैसे ये है, ये क्या मान रहे हैं, ये क्या मान रहे हैं, यहां सोर्स है, यहां से क्या निकलेगी, यहां से लाइट रे नहीं निकलेगी, यहां से लाइट के वेव फ्रंट निकलेंगे। एक वेव फ्रंट, दूसरा यही वेव फ्रंट आगे पहुंच गया, तीसरा वेव फ्रंट। अब आगे कैसे पहुंचता है वो भी आगे देखेंगे, दूसरा तरीके का फिनोमेना है पूरा। हम कह रहे हैं ना, इन्होंने अपनी थ्योरी दी, अपनी किताब लिखी, वो समझनी पड़ेगी। अभी बस इतना समझ में आ रहा है कि वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर इन सेम फेज। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि वेव फ्रंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है। तीसरा है लीनियर सोर्स। अब मान लो मेरे पास कोई लीनियर सोर्स हो, लीनियर सोर्स हो, लीनियर सोर्स हो। मान लो मेरे पास ऐसे दिवाली में नहीं होती ऐसे बत्ती लगी, ऐसे मान लो लीनियर सोर्स है, ये मेरे पास लीनियर सोर्स है। इसमें से लाइट रे कैसे निकलेंगे लीनियर सोर्स से, यूं निकलेंगी, इधर भी निकलेगी, यूं निकलेगी, इधर भी निकलेगी, यूं निकलेगी, इधर भी उतनी ही निकलेगी, यूं निकलेगी, इधर भी उतनी ही निकलेगी। तो पहली बात तो जो भी वेव फ्रंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर, तो देखने में तो प्लेन लग रहा है और देखने में इधर से भी प्लेन लग रहा है। पर जरा सोचो कि ये जो यहां वाला पार्टिकल है और यहां वाला पार्टिकल है, ये दोनों भी तो सेम फेज में होंगे। लाइट सोर्स से जितनी दूर ये है उतनी दूर ये। जरा सोचो यहां वाला जो पार्टिकल है और यहां वाला पार्टिकल है वो भी सेम फेज में होगा। इसका मतलब यहां पे बेटा जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ दिमाग में फील हो रहा है, कुछ इमेजिन हो रहा है, कुछ इमेजिन हो पा रहा है। जैसे यहां ले ले और यहां ले ले, यहां ले ले और यहां ले ले, यहां ले ले, यहां जो इक्विडिस्टेंट है, कुछ दिमाग में फील हो रहा है बेटा, ये बनेगा यहां पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट।
क्या बना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। लाइट क्या है उसके परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर। तो लीनियर सोर्स के पास कैसा वेव फ्रंट होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तीन तरह के वेव फ्रंट देखे आपने। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या इंफिनिटी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है। और लीनियर सोर्स से लाइट इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, यहां से जितनी दूर गए यहां से इतनी दूर, भाई जो इसका फेस होगा वही इसका, जो इसका फेस होगा वही इसका, जो इसका फेस वही इसका। तो ये बन गया आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये तीन वेव फ्रंट बने हुए हैं, पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स का सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सोर्स एट इंफिनिटी का प्लेन वेव फ्रंट, है ना। पॉइंट सोर्स का क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स का क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और सोर्स एट इंफिनिटी का क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आ गए, विच इज सेकेंडरी वेवलेट्स। अब वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है, वेव फ्रंट समझ के, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। अब इसको आप याद भी कर सकते हो अपना जनरली दिमाग में रखने के लिए कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो पार्टिकल सेम फेज में होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, स्फीयर्स में मिलते हैं। पॉइंट सोर्स से 1 मीटर दूर आए, एक स्फीयर बनाया, 1 मीटर दूर आए रेडियली हर तरफ, एक स्फीयर बनाया, इस स्फीयर पे जितने पार्टिकल हैं सेम फेज पे। 2 मीटर दूर आए, दूसरा स्फीयर बनाए, इस पे जितने पार्टिकल हैं सेम फेज पे। सोर्स एट इंफिनिटी है, इंफिनिटी से पैरेलल रेज आई, वेव फ्रंट कैसे होंगे, प्लेन वेव फ्रंट। क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। और तीसरी बात हम लोग ने क्या की, लीनियर सोर्स की लाइट इधर निकली, इधर निकली, इधर भी निकलेगी, इधर भी, है ना। लीनियर से कहाँ निकलेगी, हर तरफ, रेडियली तो निकलेगी। लीनियर सोर्स से यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी। याद है हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज, वहां पे हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया था, सिलेंडर बनाया था। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन सभी पॉइंट्स पर सेम है। तो बेटा उसी तरह से जब आप इक्वल डिस्टेंस हर तरफ मूव कर रहे, लीनियर सोर्स से इक्वल डिस्टेंस हर तरफ जब आप मूव कर रहे हो, तो उन पॉइंट्स का एक्स भी सेम, और यहां से वेव सेम टाइम पे निकली है, t इज इक्वल टू 0 पे निकली इधर, t इज इक्वल 0 पे इधर, t इज इक्वल 0 पे ऐसे, t इज इक्वल 0 पे ऐसे। तो t इज इक्वल टू t पे अगर आप x यहां आओ, 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 सबका फेस क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा। सबको जोड़ा सर्किल, नीचे वालों को जोड़ा एक और सर्किल, नीचे वालों को जोड़ा एक और सर्किल, और सबको मिला दिया, क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अब हम लोग आते हैं वेवफ्लेट पे, किस पे, सेकेंडरी वेवलेट पे, सॉरी सेकेंडरी वेवलेट पे। सेकेंडरी वेवलेट हमें बताएगा कि वेव फ्रंट किस तरह से प्रोपोगेट करती है। जैसे हमने देखा ना कि लाइट को अब हम ऐसे नहीं समझेंगे कि रे जा रही, हाइगेंस प्रिंसिपल ये नहीं मानते कि लाइट रे की तरह जाती है, वो मानते हैं लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में बढ़ती है। तो वेव फ्रंट कैसे बढ़ते हैं ये समझते हैं सेकेंडरी वेवलेट में। ये क्या बोलते हैं, जो कोई भी एक वेव फ्रंट होता है, मान लो एक सोर्स है, ये मान लो एक वेव फ्रंट है, ठीक है, पूरा बनेगा स्फीयर, मैंने इस तरफ बना दिया, ये एक वेव फ्रंट है। इनका कहना है, अच्छा आपको पता है इसके बाद दूसरा वेव फ्रंट बनेगा, क्या सबको ये चीज फील तो है कि वेव फ्रंट पे वेव फ्रंट पे वेव फ्रंट पे वेव फ्रंट बनते जाएंगे, तभी तो वेव फ्रंट इस तरह से जुर्र, ऐसा सोचो जुर्र जुर्र ऐसे आगे बढ़ेंगे, लाइट हम तक पहुंचेगी, है ना। ये ऐसे नहीं मान रहे कि लाइट रे की तरह आती है, ये मानते हैं लाइट ऐसे वेव फ्रंट के फॉर्म में आएगा, यहाँ से वेव फ्रंट निकला मेरी आंख पे आके यूं लड़ेगा, यहाँ से वेव फ्रंट निकला आंख पे जाके यूं लड़ेगा। तो ये तो हमें पता है, इसके बाद एक अगला वेव फ्रंट आना है, कैसे आना है ये बता रहे हैं, कैसे प्रोपोगेट करते हैं। इन्होंने बोला ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट act as a source of secondary wavelet. Each point of a wave front का हर एक पॉइंट
ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, इन्होंने बोला क्या, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करेगा, एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, यहां से नए डिस्टर्बेंसेस बनेंगे। ये भाई अब कह रहे हो सर ये क्या हो रहा है, बेटा ये हम नहीं कह रहे, ये 1678 में हाइगेंस की थ्योरी थी। आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्यों, क्योंकि आपको मॉडर्न डे लाइट की थ्योरीज पता है, तो आपको लग रहा है ये क्या नई नई बातें हो रही है। हम लोग साइंस को उल्टी दिशा में पढ़ते हैं, पहले सही चीजें पढ़ ली, अब पीछे की चीजें पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। उस टाइम के लोग इसको बड़े मजे में एक्सेप्ट कर रहे थे, वाह लाइट एक्सप्लेन कर रहा है कोई, अच्छा बताओ आगे बताओ। तो इन्होंने बोला ईच पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। इन्होंने कहा यहां से क्या निकलेगा, सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी, यानी एक और वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट मतलब ये एक स्फीयर, मतलब ये एक स्फीयर, मतलब ये एक स्फीयर, मतलब ये एक स्फीयर, इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी वेवलेट। यहां से क्या निकले, नए वेव फ्रंट निकले। जरा समझो बात को, उन्होंने बोला ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी न्यू डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड सेकेंडरी। इन्होंने बोला कि भाई वेव फ्रंट पे जो हर एक पॉइंट है वो एक लाइट सोर्स है, ऐसे समझो आप, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ, एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। इन्होंने कहा कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया सोर्स है, एक्ट्स एज अ, ये देखो ये चीजें रट सकते हो तुरंत, ऐसा कुछ नहीं, किताबों से रट सकते हो, कहीं से भी रट सकते हो, मैं फील में जा रहा हूँ इसकी, भाई प्यूरी थ्योरी है यहाँ पे, अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं, तो थोड़ा फील ले लेते हैं इसका, और एकदम नई सी थ्योरी है, किसी की हम लोग नई थ्योरी समझ रहे हैं, कोई इंसान एक नई थ्योरी समझा गया, वो हम फील ले रहे हैं। तो ईच पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। बेटा डिस्टर्बेंस कौन बनाएगा, डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करेगा, कोई सोर्स क्रिएट करेगा। तो इन्होंने कहा वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और यहां से क्या निकलेंगी, नई वेव फ्रंट निकलेंगी, इसी को इन्होंने सेकेंडरी वेवलेट बोल दिया। नई वेव फ्रंट निकली, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से कैसी वेव फ्रंट निकलती हैं, स्फेरिकल। इन्होंने बोला ईच पॉइंट, देखो ये बात समझ जाओ, इसके बाद कुछ है भी नहीं इस थ्योरी में, इसके बाद यही एक पॉइंट समझाना है, ये पॉइंट समझ जाओगे, हम लोग प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत हल्के से समझ जाएंगे। ये समझिए, ईच पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। बेटा सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कौन हो सकता है, कौन डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर सकता है, एक सोर्स हो लाइट का। तो इन्होंने कहा वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट लाइट का एक नया सोर्स है, और लाइट का ये कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से क्या निकलती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो यहां से बेटा क्या निकली, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल आई। क्या निकल आई, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल आई। क्या निकल आई, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल आई। क्या निकल आई, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। बट इनको वेव फ्रंट ना बोलकर हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, नाम दिया इन्होंने, इसको क्या बोलेंगे हम, न्यू डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ये क्या बनी है, सेकेंडरी वेवलेट बनी है, सेकेंडरी वेवलेट बनी है। These wavelets are spherical, दिख रही है, and travels with speed of wave। बेटा इस पे तो कोई सवाल नहीं होगा कि ये स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि बेटा वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या है, सोर्स है नए डिस्टर्बेंस का, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से कैसे वेव फ्रंट निकलते हैं, स्फेरिकल। ये इन्हीं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को हम क्या बोलने लग गए, हम सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट कुछ नहीं है, हमने माना कि एक एग्जिस्टिंग वेव फ्रंट पे, ये सोर्स ऑफ लाइट थी, एक एग्जिस्टिंग वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको, एक वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं सब क्या हैं, नए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जितने भी पॉइंट हैं।
और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से क्या निकली है, वेव फ्रंट निकली स्फेरिकल, और इन्हीं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल, स्फेरिकल तो होना ही था, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो सारे, एंड ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ वेव, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ वेव से ट्रेवल करेगी। द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, यहां शायद मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इस चीज से मैं इतना एग्री नहीं करूंगा। ये बोल रहे हैं द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी वेवलेट हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी। देखो इनकी थ्योरी के हिसाब से तो बात सही है कि अगर एक वेव फ्रंट बनी, यदि एक वेव फ्रंट बनी और इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, यानी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहां से फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगी, उन्हीं को क्या बोला इन्होंने, सेकेंडरी वेवलेट बोला। तो बेटा अगर स्फेरिकल होगी तो वो पीछे भी आएगी आगे भी जाएगी, स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। पर जरा तुम सोचो, जरा सोचो, मैं टॉर्च लेके अगर जलाऊं तो लाइट पीछे थोड़ी ना आएगी, अगर पीछे आएगी तो टॉर्च के पीछे भी चली जाएगी, लाइट तो इधर जाएगी ना किसी एक डायरेक्शन में। ये कह रहे हैं लाइट वापस भी आ जाएगी, सोर्स की तरफ लाइट वापस, देखो ना इनके हिसाब से तो ये वेवलेट जब एक्सपेंड करेगी तो ये पीछे भी आएगी। इस बात को इन्होंने बचाया भी आगे, इन्होंने कहा कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन का इन्वेलप होता है उसकी इंटेंसिटी 0, ऐसे करके इन्होंने बचाया इस बात को। बट यहाँ पे ये चीज मतलब अब इसको तोड़ भी तो नहीं सकते बेचारे, करे क्या, खुद ही बोल रहे हैं कि भैया क्या बनती है वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होती है, सब डायरेक्शन बराबर से जाती हैं। सेकेंडरी वेवलेट क्या है, वेव फ्रंट है। सेकेंडरी वेवलेट क्या है, सेकेंडरी वेवलेट क्या है, वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स बल्कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। सेकेंडरी वेवलेट क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ड्यू टू पॉइंट सोर्सेस ऑन एन एग्जिस्टिंग वेव फ्रंट, यही तो है, ये भी तो क्या है वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेवलेट। अब भाई इनकी अगर थ्योरी को पकड़ो तो ये वापस भी आना चाहिए, पर वापस आना तो गलत है, लाइट वापस थोड़ी ना आती है, तो इस चीज को आगे ये बचाएंगे पर बचा नहीं पाएंगे। सेकेंडरी वेवलेट क्लियर हुआ, व्हाट आर सेकेंडरी वेवलेट, मान लो सवाल आ गया 1 नंबर 2 नंबर का, पर फील भी आना, व्हाट आर सेकेंडरी वेवलेट्स, व्हाट आर सेकेंडरी वेवलेट्स, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस मतलब न्यू पॉइंट सोर्स, these new disturbances are spherical in shape called secondary wavelet, एक्चुअल में ये भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब क्या है, हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। अब ये कह रहे हैं कि आप इसके बाद दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, जैसे आपको पता है कि एक वेव फ्रंट के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वेव फ्रंट पे वेव फ्रंट पे वेव फ्रंट, तो एक के बाद दूसरा कैसे बनाना है, जरा सुन लो ध्यान से, चैन से, आराम से। मान लो ये एक वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या बन चुका है, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, पॉइंट सोर्स है। यहां से क्या निकलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, उसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट कैसे ट्रेवल करती है, विद द स्पीड ऑफ वेव या विद द स्पीड ऑफ लाइट, समझ लो स्पीड ऑफ वेव, या अभी किसके लिए बात करें, लाइट की, विद द स्पीड ऑफ लाइट। मान लो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी ड्रॉ, ऐसे लिखते हैं, ये एक वेव फ्रंट है, ये इस पे सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस, पॉइंट सोर्सेस है, न्यू डिस्टर्बेंसेस, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस। मान लो इफ वेव ट्रेवल्स with speed v, draw secondary wavelets, draw secondary wavelets after time t। अगर वेव कैसे ट्रेवल कर रही है v की स्पीड से, तो सेकेंडरी वेवलेट बनाने हैं t टाइम के बाद, ड्रॉ सेकेंडरी वेवलेट आफ्टर टाइम t, और बनाने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ
सेकेंडरी वेवलेट आफ्टर टाइम t। और बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटा, जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगे वो भी v स्पीड से ही चलेंगे। अब वो कितना आगे जाएंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। अच्छा, अगर बेटा यहां से ऐसे आगे बढ़े, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू v इंटू टी, यही होगा, t टाइम तक ट्रेवल किए भी। तो बेटा यहां से vt, यहां से vt, यहां से vt, यहां से vt, यानी कि कितना vt, कितना vt, यहां से कितना vt, vt, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड में भी ऑफ कोर्स vt 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 vt। अब आपको अगर एक नया वेव फ्रंट बनाना है, इसको तो वेव फ्रंट मान नहीं रहे वो, इसको तो क्या मानते हैं वो, वेवलेट। अगर आपको नया वेव फ्रंट बनाना है तो क्या करो, अ कॉमन टेंजेंट इन्वेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट्स, इन्वेलपिंग यानी इन्वेलप कर दे सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। अ कॉमन टेंजेंट इन्वेलपिंग, कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट इन्वेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेकेंडरी गिव्स न्यू वेव फ्रंट। वो क्या बन गया, क्या बन गया, नया वेव फ्रंट बन गया। आपको टी टाइम के बाद नए वेव फ्रंट बनाने थे कि टी टाइम के बाद अगला वेव फ्रंट कहां पहुंचेगा, टी समय के बाद अगला वेव फ्रंट। तो हमने कहा वेव की स्पीड क्या है, v है। कितने टाइम बाद, टी टाइम के बाद। टी टाइम के बाद यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट निकली वो कितना आगे जाएगी, vt। तो सेकेंडरी वेवलेट यहां से कितना आगे, vt, यहां से भी कितना आगे, vt, यहां से भी कितना आगे, vt, यहां से भी कितना आगे, vt। अब व्हाट इज नेक्स्ट वेव फ्रंट, अ कॉमन टेंजेंट इन्वेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये है बेटा क्या आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट। अब इसको और खूबसूरती से बनाने का तरीका क्या होता है वो भी देखो। नेक्स्ट पेज खाली है तो उस पर बनाओ, नहीं, इसको और खूबसूरती से बनाने का तरीका, आप एक काम करो, आप यहां पे सेंटर है, ये r रेडियस होगा, आप r इज इक्वल्स टू vt के बराबर लेके एक आर्क बना लो, r इज इक्वल्स टू vt, r इज इक्वल्स टू vt, r इज इक्वल्स टू vt, r इज इक्वल्स टू vt। समझ रहे हो, ऐसे कंपास खोल के, कंपास खोल के, r इज इक्वल्स टू vt, r इज इक्वल्स टू vt, और फिर इनके ऊपर क्या बना लो, एक कॉमन टेंजेंट बना लो। ये क्या बन गया, नया वेव फ्रंट बन गया। चाहो तो पूरा स्फीयर बनाओ, अच्छा पीछे नहीं बना सकते, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। पहले जो पहला वाला वेव फ्रंट है उसका हर पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, स्फेरिकल वेवलेट्स, वो किस स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ वेव से। अगर एक और वेव फ्रंट बनाना है टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, तो क्या करो, आप देखो ये कितना आगे जाएगी, vt 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 vt, ये जो स्फीयर्स हैं vt 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 फैल जाएंगे। इन सारे स्फीयर्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट खींच दो, दैट इज न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। दिस इज न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। और बेटा ये कितना होगा, vt। इसी चीज को एक बार फिर से समझते हैं दूसरी तरह से, क्या काम करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट पकड़ लेते हैं, शायद थोड़ा आसान हो जाए। मैंने ये प्लेन वेव फ्रंट ले लिया, एक प्लेन वेव फ्रंट ले लिया मैंने प्लेन वेव फ्रंट ले लिया, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, एक प्लेन वेव फ्रंट, जो ऊपर लिखा है उसके बारे में बाद में करेंगे। प्लेन वेव फ्रंट ले लिया, इसका हर पॉइंट क्या है बेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस, न्यू डिस्टर्बेंसेस, सेकेंडरी वेवलेट। ये
अब मैंने कहा कि इफ वेव ट्रेवल्स विथ स्पीड v, find the secondary wavelets after time t। आफ्टर टाइम t बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे सेकेंडरी वेवलेट vt। तो अगर यहां से मैं सेकेंडरी वेवलेट्स बनाऊं आफ्टर टाइम t, ये होगा। अब हमसे थ्योरी क्या बोल रही है कि अगर आपको टी टाइम के बाद नए वेव फ्रंट बनाने हैं, सेकेंडरी वेवलेट तो बन गए, नया वेव फ्रंट बनाना है टी टाइम के बाद, तो आप क्या करो, देखो हाइगेंस कंस्ट्रक्शन, अगर एक सेकेंड वेव फ्रंट बनाना है, अ कॉमन टेंजेंट इन्वेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अ कॉमन टेंजेंट इन्वेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये कॉमन टेंजेंट इन्वेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा ये क्या मिल गया, न्यू वेव फ्रंट मिल गया। अब इसी को करने का मैं तरीका क्या बता रहा था कि बेटा ये कितना होगा, ये आर ही तो होगा, रेडियस कितना हो चुका होगा वीटी, तो आप कंपास रख के वीटी 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 और लाइन खींच दो। ऐसा हमें कल करना होगा, इसीलिए सिखा रहे हैं, वीटी 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 करके ये लाइन खींच दो। अच्छा ये तो समझ में आया किस डायरेक्शन में से, फॉरवर्ड। इसके बाद बेटा अगला वेव फ्रंट, फिर से ये क्या, इसका हर पॉइंट क्या बन जाएगा, सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट। फिर मान लो टी टाइम बाद पूछा, यहां से वीटी वीटी वीटी, किस डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड, बैकवर्ड में नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड में। अब चाहो तो पूरे स्फीयर बनाओ, या चाहो तो स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है, क्या करो, आर इज इक्वल्स टू वीटी, आर इज इक्वल्स टू वीटी के आर्क। अब देखो सवाल क्या है, सो व्हाट हैपेंस टू दी वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड से तो नए वेव फ्रंट बन रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन वाले वेवलेट से क्या होगा। तो इसको बचाने के लिए इन्होंने क्या बोला है, आंसर इसका क्या दिया है, द इंटेंसिटी ऑफ वेवलेट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज 0। ये बचाने की बात है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। इन्होंने बोला बैकवर्ड डायरेक्शन की जो इंटेंसिटी है वेवलेट की वो 0 है, वेवलेट कैसे बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट बनाने का तरीका क्या है, ये नहीं कि सीधा बना दो, एक वेव फ्रंट के बाद दूसरा वेव फ्रंट बनाने का तरीका ये नहीं है कि एक के बाद सीधा दूसरा बनाओ। तरीका क्या है, इस वेव फ्रंट पे ढेर सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। अगर टी टाइम बाद नया वेव फ्रंट बनाना है तो वेव की स्पीड अगर v है तो यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, वीटी वीटी वीटी, तो यहां पे रख के आर्क काटो वीटी का वीटी का वीटी का वीटी का, बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये आसान चीज है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आज रे डायग्राम्स को हटाकर प्लेन वेव फ्रंट डायग्राम बनाना है। आज हम रे डायग्राम की जगह वेव फ्रंट डायग्राम से खेलेंगे, बड़ा आसान है। स्टार्ट करते हैं, चलो। रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ प्रिज्म। बेटा मान लो यहां पे एक प्लेन वेव फ्रंट है, हमें बताना है ये कैसे बिहेव करेगा जब ये प्रिज्म से पास करेगा। यहां मान लो ये एक वेव फ्रंट है, ये कैसे बिहेव करेगा जब ये वेव फ्रंट प्रिज्म से पास करेगा, है ना, मतलब कैसे प्रोसीड करेगा, समझ रहे हो। अभी आपने कहा लाइट रे के फॉर्म में नहीं चलती, कैसे चलती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में। तो ये वेव फ्रंट क्यों ऐसे कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे 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 जो भी है, कैसे जाएगा, ऐसे सीधे सीधे चिकल के ऐसे सीधा चला जाएगा, यहाँ से ऐसे टेढ़ा होगा, ऐसे कैसे करने का तरीका बहुत आसान है। क्या वेव फ्रंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। आप एक बात मान लो कि यहां से लाइट आ रही है, बेटा अगर यहां से लाइट यूं आके लड़ेगी प्रिज्म के ऊपर, कलर चेंज कर लेते हैं, वेव फ्रंट ऐसा है तो लाइट कैसी होगी, देखो ये बोल रहे हैं कि वेव फ्रंट का बिहेवियर कैसा होगा, ये बोल रहे हैं इस वेव फ्रंट का बिहेवियर कैसा होगा। ये प्लेन वेव फ्रंट है, बोल रहे हैं ये वेव फ्रंट कैसे ट्रैवल करेगा प्रिज्म के थ्रू, लाइट को रे के फॉर्म में ना मान के किस फॉर्म में मान रहे हैं हम, वेव फ्रंट के फॉर्म में।
वेव, बस खत्म करते हैं इसको, ज्यादा नहीं बचा। वेव फ्रंट के फॉर्म में ये बोल रहे हैं वेव फ्रंट कैसे बिहेव करेगा, क्या यूं चला जाएगा वेव फ्रंट जर्र या जुर्र या जर्र? तो एक काम करो आप, वेव फ्रंट की जगह आप रे डायग्राम ही बना लो, पहले रे डायग्राम बना लो, बताते हैं। अच्छा, वेव फ्रंट ऐसा है तो वेव कैसी होगी इसके परपेंडिकुलर, तो वेव को मैं यूं बना लूं, प्रिज्म से टकराएगी बेटा, क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ी सी रे बेंड होगी, यहां से बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ी सी यहां से भी बेंड हुई किधर टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो यहां से बेंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब बेटा आप वेव फ्रंट बना लो। पहले आपने क्या किया, फिर से समझाता हूं, हमसे बोला है बिहेवियर ऑफ, हमसे बोला है बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। हमारे पास यहाँ पे एक वेव फ्रंट है, ऐसा बना लूं क्या, हाँ, ये सही है। हमारे पास यहाँ पे एक वेव फ्रंट है, बोला ये वेव फ्रंट इससे पास करके कैसा दिखेगा, हमने कहा हमें नहीं पता, हमने कहा हमने वेव फ्रंट से कभी डील ही नहीं किया, हमें ये पता है रे कैसे जाएगी। तो हमने क्या किया, यहां से एक रे ऑफ लाइट कैसी होगी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। हमसे पूछा ये वेव फ्रंट ऐसे जाके ऐसे कैसे जाएगा, मैंने कहा नहीं पता। हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट बनाएंगे। रे ऑफ लाइट क्या होगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो रे ऑफ लाइट यूं जाके यूं लड़ी, यूं जाकर यूं लड़ी। अब यहां पे आप क्या बनाओगे बेटा, नॉर्मल बनाओगे, किधर बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। यहां पे भी नॉर्मल, किधर बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब बेटा यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल किधर बेंड होगी, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना, तो ऐसे ना जाके ऐसे, हाँ, किधर बेंड हुई ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यहाँ पे किधर बेंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, किधर बेंड हुई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यहाँ पे कैसे बेंड हुई अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब बेटा आप वेव फ्रंट बना लो। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वेव फ्रंट ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पे ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पे कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे कैसा ऐसा, बन गए वेव फ्रंट। ऐसे जाते जाते ऐसे हो जाएंगे, खत्म। पहले आप क्या बनाओ, रे बना लो, और रे से बना लो वेव फ्रंट। ये एक प्रिज्म है, इन्होंने कहा ये वेव फ्रंट प्रिज्म के थ्रू कैसे जाएगा, ऐसे 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 निकल जाएंगे वेव फ्रंट, या कुछ तिरछा होगा या कैसा होगा। तो हमने कहा हमें नहीं पता, अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है तो रे ऑफ लाइट कैसे बनेगी, इसके परपेंडिकुलर बनेगी। हमें ये पता है कि वेव कैसी होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। हमने रे ऑफ लाइट बना ली यूं और एक बना ली यूं। बेटा यहाँ पे टकराई, यहाँ पे रे किधर बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, थोड़ी सी ऐसे बेंड हो गई, यहाँ पे कैसे बेंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। एक्चुअली ये प्रिज्म ही छोटा मिला है, प्रिज्म बड़ा बनता तो मजा आ जाता। हाँ, यहाँ बेटा रे ऑफ लाइट किधर बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यहाँ किधर बेंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब हमने कहा वेव फ्रंट क्या होते हैं, वेव के परपेंडिकुलर। तो ये ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएंगे, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, तो बेटा ऐसे वेव फ्रंट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। अब पूछ रहा है कि ये वेव फ्रंट कैसे निकलेगा, आप सोचो खुद से ट्राई करो कि ये वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस से कैसे निकलेगा, सीधा निकल जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। अब ये पूछा है, डिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट। बेटा हमें नहीं पता वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होती हैं, वेव होती है। तो हम रे ऑफ लाइट बनाते हैं। बेटा एक रे ऑफ लाइट यूं कर लो, वेव फ्रंट के कैसे परपेंडिकुलर, है ना, बना ली। एक रे ऑफ लाइट ये बना लो। बेटा रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कहां मिलेंगे ये, कहीं यहां पे मिल जाएंगी ये, थोड़ा आगे बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, हाँ। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल कहां मिलेंगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं मिल जाएंगी। मैंने ऐसे क्यों बनाई रे, क्योंकि वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। कहां मिलेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये कहां मिली जाके, प्रिंसिपल एक्सिस पे, फोकस में मिलेंगी ऑफ कोर्स। अब बेटा वेव फ्रंट क्या होंगे, रेस के परपेंडिकुलर। बेटा वेव फ्रंट ऐसे जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसे जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसे जाएगा। अब बेटा क्या होगा,
इसके परपेंडिकुलर, इस रे के परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, सोचो जरा, सोचो इसके परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाए, इस लाइन के और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाए। बेटा इसके परपेंडिकुलर बनेगा ये सरफेस, देखो ये सरफेस होता है इसके परपेंडिकुलर, इससे 90 डिग्री पे, यानी यहां पे वेव फ्रंट कैसा होगा, ऐसा, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, तो वेव फ्रंट बाद में कैसे हो गए, स्फेरिकल। अब कई लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों, अचानक से वेव फ्रंट प्लेन से स्फेरिकल क्यों हो गए। ओके, नो प्रॉब्लम, यूज योर माइंड। अगर आप ध्यान से देखो, लाइट को वापस जाता हुआ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर लगाएं तो लाइट रे यूं जा रही है, तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसे फील कर लो। वैसे तो क्या करना है, रे के परपेंडिकुलर, बेटा ऐसी रेस के परपेंडिकुलर बनाओगे यही बनेगा, पर मान लो ये चीज नहीं समझ में आई, तो हमने कहा जरा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाओ, लाइट रे यहां से अगर वापस गई तो बेटा ये क्या बन गया, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के वेव फ्रंट कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, स्फेरिकल, तो बेटा ऐसा नहीं दिखेगा। अब फील हुआ, अब फील हुआ कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, यहां पे एकदम ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके ये बनेंगे वेव फ्रंट। अब आप रे ऑफ लाइट को मिटा दो, सिर्फ वेव फ्रंट का डायग्राम बचेगा। मान लो एग्जाम में ऐसे ही बनाना हो, सिर्फ वेव फ्रंट, यहां से रे ऑफ लाइट हटा दो, सिर्फ वेव फ्रंट आपको दिखाई पड़ेगा कि वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल किया। यहां से अगर मैं रे ऑफ लाइट हटा दूं, यहां से यदि मैं रे ऑफ लाइट हटा दूं, सोचो रे ऑफ लाइट हटा के दिमाग में सोचो, सिर्फ क्या दिखेंगे, वेव फ्रंट्स दिखेंगे आपको, ऐसे गए फिर ऐसे हो गए। चलो अगला वाला खुद से करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ कॉनकेव लेंस। चलिए पॉज करके ट्राई करिए, प्लेन वेव फ्रंट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, पॉज करके ट्राई करें। चलिए स्टार्ट किया जाए। प्लेन वेव फ्रंट है तो रे ऐसे होगी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, यहां से भी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। भैया कॉनकेव लेंस के लिए अगर पैरेलल रेज आई हैं तो क्या होंगी, डाइवर्ज, और ऐसे डाइवर्ज होंगी कि पीछे किसी कॉमन पॉइंट्स पे मिले, कहां पे, फोकस पे, कहीं यहां, ऐसे ऐसे जाएंगी डाइवर्ज होके, पीछे कहां मिलती हुई दिखेंगी, किसी कॉमन पॉइंट फोकस पे मिलती हुई दिखेंगी, है कि नहीं। पैरेलल ही क्यों बना रहे हो सर, मैं नहीं बना रहा, वेव फ्रंट वहां पे देखो दे रखा था, तो वेव फ्रंट के हिसाब से चल रहे हैं, वेव फ्रंट ऐसा है, वेव फ्रंट ऐसा है, तो इसी वेव फ्रंट के हिसाब से मैं चल रहा, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। हाँ अब ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, सच दैट पीछे कहां मिलेगी, फोकस पे, ऐसे। अब बेटा वेव फ्रंट बनाए जाए, ये तो पैरेलल जा रही है रे, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये। अब यहां से सोचो, यहां से रे ऐसे हो गई, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। बेटा अगर ध्यान से सोचो तो ऐसा लग रहा है कि ये रे कहां से आ रही है, किसी पॉइंट सोर्स से। ये दोनों रेस कहां से आती हुई लग रही हैं, पॉइंट सोर्स से आती हुई लग रही हैं। पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट कैसे होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। समझ में आए, ये रे ऑफ लाइट दोनों कहां से आती हुई दिख रही हैं, पॉइंट सोर्स से। ये लग रहा है यहां से आ रही है, ये भी यहाँ पॉइंट सोर्स से निकलती हुई, फोकस से आती हुई। तो पॉइंट सोर्स के लिए कैसे बनेंगे, यूं यूं, पर यहां मत बनाना, यहां वेव है ही नहीं, यहां वेव है, ऐसे। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया, अब रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, चलो भाई कॉनकेव मिरर बाय अ कॉनकेव मिरर, बाय अ कॉनकेव मिरर, बाय अ कॉनकेव मिरर। चलो भाई इसके लिए बेटा ये कैसा है, प्लेन है, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, रे ऑफ लाइट क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। अब बेटा कॉनकेव मिरर पे अगर पैरेलल रे टकराएगी तो क्या हो जाएगी, चूर चूर नहीं होगी, यहां पे आके फोकस पे मिल जाएगी,
पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो फोकस पे मिल जाएगी। बेटा वेव फ्रंट बना सकते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा जाके टकराएगा पहले, फिर जो पलट कर वेव फ्रंट आ रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा ही होगा, जो पलट के आएगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पॉइंट सोर्स है, ऐसा होगा, ऐसा देखने में लग रहा है ये पॉइंट सोर्स निकले तो स्फेरिकल। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इंसिडेंट भी और आगे तक बना सकते हो अंदर तक, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ पे नहीं खत्म होगा, इंसिडेंट पूरा जाएगा अंदर तक, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड। एक काम कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का। इंसिडेंट को हम व्हाइट से दिखा देते हैं, व्हाइट से कौन से हैं, इंसिडेंट, WF वेव फ्रंट, WF लिख सकते हैं, और ब्लू से दिखाते हैं रिफ्लेक्टेड। तो बेटा ये रिफ्लेक्टेड जो है यहाँ पे मिल रहा है, ऐसा लग रहा है पॉइंट सोर्स से लाइट जा रही है, यूं यूं यूं, तो ब्लू से दिखाया हमने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। अब धीमे धीमे आप लोग को आ गया होगा कैसे करना है इसको, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो इस तरह से आप वेव फ्रंट्स बना सकते हो अगर आपको रे डायग्राम बनाना आता हो। तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में हाइगन्स प्रिंसिपल से हम लोग प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज अच्छे से पढ़ लेनी है, एक तो ये बात समझ जानी चाहिए कि वेव फ्रंट रे के परपेंडिकुलर होती है। दूसरी, सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर हमको दूसरी वेव फ्रंट बनानी है टी टाइम के बाद, तो एग्जिस्टिंग वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स पे क्या बनानी पड़ेगी, सेकेंडरी वेवलेट। वो किस स्पीड से चलती है, v स्पीड से। अगर टी टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट बनाना है तो इसके हर पॉइंट पे एक स्फीयर बनेगा, सेकेंडरी वेवलेट, और यहाँ पे vt का रेडियस लेके ऐसे आर्क, vt का रेडियस लेके एक आर्क, vt का रेडियस लेके आर्क आर्क आर्क, और इन सारे जो सेकेंडरी वेवलेट है इसके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट बनेगा इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट गिव्स न्यू वेव फ्रंट। अब नए वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल भी किसमें होंगे, सेम फेस में होंगे। तो यहीं पे इस टॉपिक करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।